कल देखा था मैराथन क्लास हमारी जो चल रही है, 2 सेशन में मुख्यतः चलता है। रात के सेशन में हम लोगों ने टेस्ट सीरीज को डिस्कशन को रखा है। ये जो सेट 1 जो था परफेक्शन आईएएस का, और इसमें हम लोगों ने 1 से लेकर 75 तक के प्रश्नों को किया था। ठीक है, मेनली मेडिवल और रिसेंट इंडिया से प्रश्न थे। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, अशोक का नाम उल्लेख मास्की शिलालेख में किया गया है। ठीक है, बिल्कुल सही है क्या? सही है ना? तो बिल्कुल ये सही है, किसी प्रकार सही की है कोई सर। दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अशोक का नाम का उल्लेख मास्की लघु शिलालेख में किया गया है। ठीक है, देव नाम प्रिय का उल्लेख गुर्जर लघु शिलालेख में किया गया, ये भी ठीक है। प्रियदर्शी राजा का नाम का उल्लेख बराबर गुफा शिलालेख में किया गया, ये भी ठीक है। अशोक मौर्य नाम का उल्लेख, ठीक है, अशोक मौर्य नाम का उल्लेख रुद्रावंत के जूनागढ़ सही अभिलेख है। में किया गया है। तो ध्यान रखना, ये भी आपका सही है। ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, सुन लीजिएगा एक बार। अशोक नाम का उल्लेख आपको मास्की लघु शिलालेख में किया गया है। देव नाम प्रिय का उल्लेख गुर्जरा लघु शिलालेख में किया गया। प्रियदर्शी, प्रियदर्शी राजा का नाम का प्रियदर्शी, ठीक है, राजा का नाम उल्लेख बराबर गुफा शिलालेख में किया गया। अशोक मौर्य का नाम उल्लेख रुद्रावन के जूनागढ़ शिलालेख में किया गया। ठीक है, तो सारे ही स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है। ठीक है, अब यहाँ पे फाउंडर के हिसाब से आपको मिलाना है, तो आप बता ही दोगे। चलो, सिमुक किसका फाउंडर था, बताइए सिमुक किसका था? तो सातवाहना का फाउंडर की बात करेंगे तो आपका सिमुक होगा। ठीक है, और नंदी बर्मन की बात करें, क्या नाम है इसका? नंदी बर्मन। नंदी बर्मन किसका फाउंडर था, तो क्या बताएंगे? तो पल्लव से। बर्मन है तो जाहिर सी बात है पल्लवा नहीं, बर्मन लग गया तो पल्लव। ठीक है, अमोघ वर्ष की बात करेंगे तो अमोघ वर्ष किसका हो जाएगा? तो राष्ट्रकूट। अमोघ वर्ष से आएंगे विष्णुवर्धन। ठीक है, तो इधर सॉरी, सॉरी, अमोघ वर्ष किस में जाएंगे? तो राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट में अमोघ वर्ष, सॉरी। अब विष्णुवर्धन की बात करेंगे तो होयसला में जाएंगे। ठीक है, तो होयसला की बात करेंगे विष्णुवर्धन। ठीक है, ध्यान में रखना है। अमोघ वर्ष की बात करेंगे राष्ट्रकूट हो जाएंगे। नंदी बर्मन की बात करेंगे पल्लव हो जाएंगे। और सिमुक की बात करेंगे तो राष्ट्रकूट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप मिला लीजिए, इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर नंबर की बात करेंगे तो बी जो है आपका सही है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। रजिया सुल्तान सल्तनतकालीन महिला शासक और एकमात्र महिला शासिका थी। इल्तुतमिश ने उसे अपना उत्तराधिकारी नामित किया था, बिल्कुल ठीक है। इल्तुतमिश चाहते थे कि उसकी बेटी ही उसका उत्तराधिकारी बने। और पहली और एकमात्र महिला शासिका थी जिन्होंने भारत पे शासन किया, ये भी ठीक है। रजिया की हत्या, ठीक है, ध्यान रखो, कैथल के पास कर दी गई थी, डाकुओं ने इसकी सही हत्या है। कर दी थी। ऑल स्टूडेंट ट्रू, रजिया का भी हत्या हुई थी और साथ में अल्तुतुनिया की भी हत्या हुई थी, दोनों की हत्या की गई थी। ठीक है, तो कैथल के पास में दोनों की हत्या की गई थी, पति पत्नी थे दोनों, ध्यान में रखना। मध्यकाल के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में, ठीक है, नलईर दिव्य प्रबंधन कौन थे? ठीक है, तो बात करेंगे तो मध्यकाल में भक्ति आंदोलन के संदर्भ में, ठीक है, नलीर दिव्य प्रबंधन की बात करेंगे तो 12 अलवारों की रचना का संकलन है। क्या है ये? तो 12 अलवारों संत जो थे उनके रचना का जो संगम जो था, ठीक है, उनकी जो रचना का जो एक क्या बोलते हैं उसको यार, संकलन जो था, उनको नैलीरा दिव्य प्रबंधन बोले जाते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। इनमें जो प्रमुख संत जो थे, जिसका नाम था अप्पार, ये अप्पार कौन सा संत है? तो ध्यान में रखिएगा, ये अलवार संत थे। ठीक है, अप्पार हो गया, शबंदर, ठीक है, शबंदर हो गया, सुंदरम, ठीक है, सुंदरर, सुंदरर, ये सब प्रमुख संत जो थे अलवार संत थे। ठीक है, अगर हम अलवारों और नैनानों के बारे में अगर बात करेंगे तो दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय इनको जाता है। अगर अलवारों की संख्या की बात करेंगे तो अलवारों की संख्या कितनी बताई गई है? तो अलवारों की संख्या 12। 12 है। ठीक है, अलवारों संत, बिल्कुल, अलवारों की संख्या कितनी है? तो अलवारों की संख्या 12 है। नैनारों की संख्या कितनी है? तो नैनारों की संख्या 63 है। ठीक है, तो बिल्कुल अलवार जो थे वैष्णव संत थे, नैनार जो थे शैव संत थे। ठीक है, मतलब शिव भगवान की लोग पूजा करते थे, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब आगे की बात करें, अशोक के द्वितीय शिलालेख में उसके साम्राज्य की दक्षिणी सीमा का उल्लेख किस किस रूप में किया गया है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। तो कोई मुझे बताएगा अशोक के दूसरा शिलालेख के अलावा और किस शिलालेख में, ठीक है, कुछ राज्यों के बारे में वर्णन आपको देखने को मिलता है? तिरसठ। ठीक है, तो 13वां, ठीक है, ध्यान रखें। ठीक है, दूसरा और 13वां में पड़ोसी राज्यों के बारे में जानकारी दी गई। ठीक है, तो 80 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है से भाई साहब से, अशोक का जो द्वितीय शिलालेख जो है उसमें साम्राज्य की दक्षिणी सीमा का उल्लेख किस रूप में किया गया है? तो उसमें ध्यान रखिए, चोल था, पांडे था, सत्यपुत्र था और केरल पुत्र था। ठीक है, ध्यान रखें, सत्यपुत्र और केरल पुत्र के नाम से, तो चोल, पांडे, सत्यपुत्र और केरल पुत्र के नाम से ये आपको जानकारी आपको देखने को मिलता है दूसरे शिलालेख में। ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है।
अशोक ने किस बौद्ध संत के प्रभाव में आके उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था, मतलब बौद्धिज्म को मानना शुरू कर दिया था? क्या नाम था उसका? तो उपगुप्त नाम था, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करना है। तक्षशिला और कौशाम्बी बौद्ध स्थल है। ध्यान रखो, तक्षशिला और कौशाम्बी की बात करें बौद्ध स्थल, तो बिल्कुल तक्षशिला और कौशाम्बी की बात करेंगे तो ये बौद्ध स्थल तो है। इनकी खोज अलेक्जेंडर कनिंगम ने की थी, बिल्कुल। तो दोनों सही है, ठीक है। खोज भी अलेक्जेंडर कनिंगम ने की। हाँ, कैसे नहीं होगा तहसीलदार बौद्ध? बिल्कुल, कैसे नहीं होगा? आप क्या समझ रहे हो? तहसीला आप इसलिए समझ रहे हो तो तहसीला में कभी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, देखिए पूछा जाता है सिर्फ गौतम बुद्ध से संबंधित इनमें से कौन सा स्थल नहीं है, तब वहां पे होता है तहसीला। तो गौतम बुद्ध से संबंध है, ठीक है। अफगानिस्तान भी नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान में बौद्धिज्म फैला था, ठीक है। चाइना भी नहीं है, ठीक है। कंबोडिया भी नहीं है, जापान भी नहीं है, तो बौद्ध स्थल नहीं हो सकता है क्या? प्रश्न पूछा जाता है कौन सा स्थल जो था गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं था, तो कभी भी गौतम बुद्ध तक्षशिला में नहीं गए थे, गंधार में नहीं गए थे, लेकिन ये सब जगह जो था बौद्धिज्म से संबंधित था, ठीक है। इसकी खोज अलेक्जेंडर कनिंगम ने की थी, तो दोनों का दोनों ठीक है, ठीक है। ध्यान में रखना, बौद्धिज्म की पढ़ाई नहीं होती थी तक्षशिला में, तो सही है, ठीक है। डाई स्ट्राइकिंग, तो थोड़ा सा पीसीएस के स्टूडेंट की तरह सोचा कीजिए, वन लाइनर रटने से काम नहीं चलेगा। डाई स्ट्राइकिंग तकनीक द्वारा बनाए गए सिक्के भारत में किस राजवंश के शासकों के द्वारा शुरू किए थे? ड्राई स्ट्राइकिंग, ठीक है। तो किस वंश के राजवंशों ने सिक्का का प्रयोग करना शुरू किया था, तो क्या बताएंगे? तो इंडो बैक्टीरियन, क्या नाम था इनका? इंडो बैक्टीरियन, ठीक है। तो इंडो बैक्टीरियन शासक की बात करें तो इन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के चलवाए थे। किसने चलाए थे? सोने के सिक्के, ठीक है। इंडो बैक्टीरियन को हिंद यूनानी भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इनको? हिंद यूनानी। इन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे, ठीक है। साथ में कौन सा? तो डाई स्ट्राइकिंग स्ट्राइकिंग सिक्का भी इन्होंने जारी किया था, ठीक है। ध्यान में रखना, ये क्या क्या होता था ये सिक्के? तो इस सिक्के के अग्रभाग, ठीक है, उस पे शाही चित्र होता था, पृष्ठ भाग पे देवता वगैरह का चिन्ह होता था, आगे पे क्या होता था? शाही प्रतीक होता था, पीछे देवता वगैरह का चित्र वगैरह बनाया जाता, ड्राई किया जाता था, थप्पा लगा, मतलब उसमें ना अंकित किया हो रहता था। तो इंडो बैक्टीरियन ने क्या किया था? तो डाई स्ट्राइकिंग सिक्के शुरू किए थे, ठीक है। अब आते इंडस वैली सिविलाइजेशन से कुछ प्रश्न है, ठीक है। लोथल शब्द का अर्थ है मृतकों का टीला, तो गलत है ना? लोथल का शब्द का अर्थ हो मृतकों का टीला तो नहीं है, ठीक है। मोहनजोदड़ो का मृतकों का टीला है, तो ये गलत हो गया। बिहार पूजा के लिए होता था, ये भी गलत है। बिहार पूजा के लिए नहीं होता था, बिहार रहने के लिए होता था, है ना? तो पूजा के लिए क्या होता था? हाँ, तो बताइए क्या नाम है? पीके जी बताइए आप, क्या होगा? पूजा कहाँ पे करते थे फिर? चैत्य सर। चैत्र में पूजा करते थे, ठीक है। ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चैत्र में क्या होता था? पूजा होता था। बिहार में क्या होते रहते थे? आंध्र प्रदेश में अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहनों ने किया था, तो बिल्कुल। तो आंध्र प्रदेश का अमरावती का संबंध जो है सातवाहनों से है, तो आपका 83 की बात करेंगे। सही है। 83 का आंसर क्या होगा? सर केवल एक सही लोथल होना वाला चाहिए, सही नहीं, है। लेकिन इसमें दो लिया हुआ है। लोथल का साथ मृतकों का अच्छा स्थान दिया हुआ है, टीला नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ये भी सही ले लेगा, सॉरी, ये भी ठीक है, ठीक है। ठीक है, मृतकों का स्थान को लोथल कहते थे गुजराती भाषा में, ठीक है। टीला की बात करेंगे ना तो सिंधी भाषा में इस ये मोहनजोदड़ो में जो सिंधी भाषा में ना मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहते थे, ठीक है। मोहनजोदड़ो का सर मतलब होता था स्तूप, सिंधी भाषा में क्या होता है? सर स्तूप क्या होता था फिर? हम्म स्तूप में क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए कोई बौद्ध संत है, ठीक है। तो उनके जो अवशेष वगैरह को जो रखा जाता है ना, उनको स्तूपा में रखते थे। उनके संबंधित प्रयोग करने वाला चीज, उनका बॉडी हो गया कुछ, वो स्तूपा होता था। बिहार में निवास करते थे, चैत में पूजा करते थे, ठीक है। तो लोथल शब्द का अर्थ मृतकों का स्थान गुजराती भाषा में सही है। और सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? तो मृतकों का टीला होता है, ठीक है। तो ये भी आपका ठीक है, मैं थोड़ा कंफ्यूज कर गया, देखिए कितना अच्छा प्रश्न दिया हुआ है। और आंध्र प्रदेश के अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहनों ने करवाया था, तो ये भी आपका सही है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं आगे देखेंगे, ठीक है। अर्थशास्त्र के संदर्भ में सप्तांक सिद्धांत किससे संबंधित है? तो सप्तांक थ्योरी तो मैंने पढ़ा रखा था ना आप लोगों को। राजा 7 अंगों से राज्य की तुलना की गई है, राज्य और प्रशासन से, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है। ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है, बिल्कुल, ठीक है। इस बार यही होना है, जाने नहीं देंगे तुझे, ठीक है। हाथ से निकल गया इस बार बीपीएससी, तो निकल गया, ठीक है। ध्यान में रखना है, ठीक है। तो काफी अधिक महत्वपूर्ण है। 7 अंक थे, 7 अंक से मतलब राज्य की तुलना की गई है। अब आते हैं निम्नलिखित
पर विचार करें। प्रशासनिक मुद्दे, कमजोर उत्तराधिकार, धार्मिक एवं सामाजिक कारक, विदेशी आक्रमणकारी। निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण नहीं है? ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य का पतन का कारण कोई क्या नहीं है, बताना है। क्या होगा इसका आंसर? सभी तो नहीं रहा सर। ठीक है, तो ये कोई भी नहीं है, मतलब सारे ही है। ठीक है, ऑल। ठीक है, ये सारे ही कारण है। ये प्रशासनिक मुद्दे फॉल कर गया था। ठीक है, अशोक की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी भी उनको ठीक नहीं मिला। ठीक है, उसका धार्मिक एवं असामाजिक कारण भी बना, क्योंकि बौद्धिज्म का बहुत प्रभाव था। इस वजह से जो समाज के एक वर्ग जो था काफी अधिक नाराज थे, और आक्रमणकारी वगैरह भी, ये सब भी था। ठीक है, तो सारे ही कारण जो है, ये सबके सब कारण ने मौर्य साम्राज्य के पतन की ओर मतलब क्या किया, क्या किया? अब बोलोगे सर इस समय किसका आक्रमण होना शुरू हो गया था? तो ग्रीक इंडो बैक्ट्रियन की कहते हैं ना, जिसे ग्रीक बैक्ट्रियन कहते हैं, इनका आक्रमण जो था इस समय क्या था, अपने चरम पे था। ठीक है, तो ग्रीक बैक्ट्रियन का अटैक जो था ये होना शुरू हो चुका था। ठीक है, तो सारे ही कारण सही है, ध्यान में इसको रखना। वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कहते हैं। महिषी कौन होता था? महिषी किसको बोलते थे? रानी को सर। हुईज महिषी, तो महिषी रानी को कहते थे। ठीक है, युवराज कौन होता था? युवराज तो युवराज को ही बोलते थे। ठीक है, बताइए यहाँ पे ग्रामणी को क्या बोलेंगे? तो ग्राम का प्रधान बोलेंगे। राम या प्रधान। कोषाध्यक्ष को क्या बोलेंगे? तो संघेत्री कहते थे। ठीक है, तो ध्यान में रखना, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक होता था भागदूत। भागदूत से बीपीएससी ने प्रश्न पूछा है, भागदूधा कहते थे। ठीक है, ये क्या था? तो ध्यान में रखिए, कर का संग्रह करता था। क्या था ये? तो कर संग्रहकर्ता को क्या बोलते थे? तो भागदूत कहते थे। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक होता था सूत होता था। तो सूत से तो पता है ना, सूत पुत्र, कर्ण को कहते थे ना सूत पुत्र, इसका मतलब सारथी होता था। ठीक है, मतलब वैदिक काल में क्या था ना, तो वैदिक काल में लोग घोड़ा का प्रयोग करते थे, तो घोड़ा के प्रयोग से साथ साथ यहाँ पे रथ का भी प्रयोग होता था। ठीक है, हाँ। अब आते बताना है निम्नलिखित साहित्य पे विचार करना। अंगुत्तर निकाय, दीपवंश, महावस्तु, भगवती सूत्र। 16 महाजनपद के बारे में जानकारी कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिलता है? ठीक है, तो इसमें भी है। ठीक है, ध्यान में रखना है। और किसमें है? तो दीपवंश में भी है। सर बौद्ध साहित्य की बात है, तो बौद्ध है। भगवती सूत्र में नहीं होगा। ठीक है, अंगुत सर अंगुत्तर निकाय होगा ना सर। आपको देखिए मैं बता दूं, सुन लीजिए, आपने अंगुत्तर निकाय के बारे में पढ़ा है, ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर बात करेंगे तो उसके अलावा, ठीक है, आपको तो कश्मीर, यहाँ पे कश्मीर का इतिहास किसमें लिखा गया, क्या नाम है उसको? पाणिनि क्या लिखा हुआ, सॉरी, पाणिनि का क्या लिखा हुआ? पाणिनि अष्टाध्यायी। का अष्टाध्याय, अष्टाध्यायी सर। उसमें भी बहुत अष्टाध्यायी। अच्छा दिया हुआ है। ठीक है, राज तरंगिणी में भी आपको थोड़ा सा दिया हुआ महाजनपद के बारे में। ठीक है, महावस्तु, दीपवंश, अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र, सब में चर्चा। हालांकि भगवती सूत्र जैन धर्म है, इसीलिए इसका आंसर केवल यही लिया है। ठीक है, अंगुत्तर निकाय, महावस्तु, इस सब में आपको बौद्धिज्म, सॉरी क्या नाम है इसका, महाजनपद के बारे में आपको जानकारी मिलता है। अंगुत्तर निकाय में भी, दीपवंश में भी है, महावस्तु में भी है। ठीक है, सब सही है, सर सर नेट पे देखे समझ तो रहे हैं ना, लेकिन मुख्यतः 16 महाजनपद का तो सिर्फ अंगुत्तर निकाय दिखा रहा था। यहाँ पे 12 16 महाजनपद महाजनपद पूछ रहा है क्या आपसे? तो 16 महाजनपद क्या, सर लिखा हुआ यहाँ है। पे सीधे महाजनपद पूछ रहा है। एक महाजनपद के बारे में भी अगर जानकारी अगर देगा, अच्छा 16 महाजनपद भी दे दिया है। 16 लिखा हुआ था। ठीक है, तो देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे उधर तो होगा, लेकिन दीपवंश में, महावस्तु में तो है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे महाजनपद कितना है सोन मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इस सब में महाजनपद है। ठीक है, नंबर ऑफ महाजनपद के बारे में नहीं ध्यान में है मुझे, क्योंकि अंगुत्तर निकाय भगवती सूत्र में पूरा पूरा 16 है। इसमें तो महाजनपद है, 16 है कि नहीं, ये सूत्र देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 16 लिख दिया तो एक गलत भी हो सकता है। ठीक है, आपका इसमें अष्टाध्यायी में भी है, राष्ट्ररंगिणी में भी है। ठीक है, उस समय भी महाजनपद के, राष्ट्ररंगिणी में तो आई थिंक महाजनपद की संख्या काफी बढ़ा दिया हुआ है। रुमनीदेही स्तंभ कहाँ स्थापित किया गया? रुमनीदेही कहाँ पर स्थापित किया गया, तो क्या बताएंगे? रुमनीदेही कहाँ पे है? उनका जन्म हुआ था नेपाल में, नेपाल में। तो बिल्कुल ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पे बुद्ध भगवान का जन्म हुआ था, नेपाल के तराई में पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जब गए, तो यहाँ पे किस कर से मुक्त कर दिया गया? किस कर से मुक्त कर दिया गया बलि अशोक के सर। द्वारा? बलि करता। हाँ, बलि से मुक्त कर दिया। बलि को कौन सा कर बोलते थे? धार्मिक कर होता था। ठीक है, और जो जमीन पे जो लगता था राजस्व कर जो था, रेवेन्यू जो था, उसको 1/6 से घटाकर कितना कर दिया गया? 1/8 कर दिया गया। ठीक है, अब बलि को पूरी तरीके से क्या कर दिया गया? माफ कर दिया गया। ठीक है, बिल्कुल। और अशोक ने मतलब यहाँ पे कब यात्रा की थी? तो
अपने शासन के 20वें वर्ष 20वें वर्ष, ठीक है, 20वें वर्ष। 20वें वर्ष कब किया था? 20वें वर्ष किया था, ठीक है। हाँ, प्रारंभिक आर्य समाज में महिलाएं पति के घर पर एकत्रित लोगों से बात करती थी, दावतों में जाती थी, अपने पति के साथ धार्मिक समारोहों में भाग लेती थी। प्रारंभिक आर्य समाज की बात कर रहा है, मतलब ऋग वैदिक पीरियड की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे तो प्रारंभिक आर्य समाज में कोई प्रथा प्रथा नहीं था, तो बिल्कुल दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है सही है। बाकी महिलाओं की स्थिति जो थी उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, लेटर वैदिक में गिरती हुई चली गई, ठीक है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट इसमें सही, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। मियां तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अकबर ने उसे मियां की उपाधि दी, बिल्कुल दी। उसे कुछ प्रसिद्ध राग मियां की मल्हार को पेश करने का श्रेय जाता, बिल्कुल। वह अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक था, बिल्कुल। तो मियां की टोरी, मियां की मल्हार सब उसने प्रस्तुत किया था, ठीक है। मियां की टोरी था, मियां का मल्हार था, ये सब पेश किया था, ठीक है। ध्यान में रखना। तो काफी अधिक महत्वपूर्ण है, सारे ही कथन की बात करेंगे, सही है। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का अनावरण कहाँ पे किया? काफी चर्चा में रहा था ये, उज्जैन में। कहाँ पे किया था? तो उज्जैन में किया था, उज्जैन। ठीक है, बिल्कुल। तो उज्जैन में किया गया, तो ध्यान रखना, उज्जैन में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का क्या किया गया था? अनावरण किया गया था, ठीक है। शिवाजी के शासनकाल के दौरान मराठा प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सबसे निचली इकाई गांव का नेतृत्व पटेल करते थे। शिवाजी की मंत्रिपरिषद में अष्ट दिग्गज कहा जाता था, गलत है ना, अष्ट प्रधान कहते थे, अष्ट दिग्गज जो था कृष्णदेव राय से संबंधित है, ठीक है, ठीक, गलत हो गया, ठीक है। शिवाजी के अधिकांश प्रशासनिक सुधार मलिक अंबर के सुधारों पर आधारित था, तो सही है। तो कौन कौन सही हो जाएगा? तो 1 और 3 की बात करेंगे, सही है, ठीक है। तो 1 और 3 सही है। मलिक अंबर जो था दक्षिण का जो नहीं था, मलिक अंबर प्राइम मिनिस्टर था, उसका क्या नाम है उसका यार? अहमदनगर। बहमनी साम्राज्य से था, अहमदनगर से। हाँ बहमनी से था, ठीक है। अहमदनगर, अहमदनगर से, सॉरी, अहमदनगर से था। तो उसी पे इनका आधारित था, तो सब सही है। बाकी ये अष्ट दिग्गज वाला गलत हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा? अष्ट दिग्गज की जगह पे तो अष्टप्रधान होगा, ठीक है। प्रधान। हाल ही में खबरों में रहा गणपति बत्तम मंदिर कहाँ पे? गणपति बत्तम मंदिर कहाँ पे, जो कि काफी चर्चा में रहा था, खबर में रहा था, ठीक है। ये आपको मिलेगा केरल में। केरल में कहाँ पे मिलेगा? तो वायनाड में मिलेगा, ठीक है, वायनाड में मिलेगा। क्यों चर्चा में था? तो आई थिंक यहाँ पे राहुल गांधी को जाने उन्हें से कुछ हुआ था, ऐसा कुछ हुआ था क्या? नहीं नहीं, वो तो असम में जाने से रोका था एक मंदिर में, ठीक है। हाँ, ये मंदिर आपको वायनाड केरल में पड़ता है, ध्यान में रखना है, ठीक है। विजयनगर राजवंश की प्रचलित स्थापत्य शैली से निर्मित इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में वर्तमान तमिलनाडु और कर्नाटक के क्षेत्रों से वायनाड से आए जैनियों के द्वारा किया गया था, मतलब जैन मंदिर है। टीपू सुल्तान के आक्रमण के दौरान मंदिर आंशिक रूप से नष्ट हो गया था। गौतम बुद्ध के लिए निम्नलिखित कथनों में विचार कर। गौतम बुद्ध का कोई भी भाषण उनके जीवन काल के दौरान लिखा नहीं गया था, ध्यान में रखना है। तो बात करेंगे, सही है क्या? सही लग रहा। ठीक है, तो लिखा कुछ नहीं गया था, एवरीथिंग्स ओरली, मौखिक रूप से था, ठीक है। उनकी मृत्यु के बाद बुद्ध की शिक्षा उनके शिष्यों को द्वारा राजगिरी में संकलित किया गया, ठीक है। इन संकलों को त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है, त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है, 3 प्रकार के पिटक, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। ड्यूरिंग द बौद्धिज्म की बात करेंगे तो किसी भी प्रकार का कुछ भी लिखा नहीं गया था, दोनों के दोनों सही है। बौद्ध का कोई भी जीवन काल के दौरान लिखा नहीं गया था, ये तो ठीक है ना, ये ठीक है, ये तो सही है। उनकी मृत्यु के बाद बुद्ध के भिक्षाओं को उनके शिष्यों को राजगिरी में नहीं, ठीक है, वैशाली में, क्या होगा? वैशाली में संकलित किया गया था, राजगिरी में नहीं। वैशाली में कौन सा बौद्ध संगीति हुआ था? ठीक है, कौन सा बौद्ध संगीति? दूसरा, तो दूसरा बौद्ध संगीति में लिखा गया था, ठीक है। सेकंड वाला हुआ। इन संकलों का टिपिटक के नाम से, तो टिपिटक तो सेकंड में ही था ना, ठीक है। तो आपका कौन सा होगा? केवल 2 सही है, ठीक है। यहाँ पे राजगिरी की जगह पे क्या आएगा? माइक बंद कीजिए। सर क्या होगा यहाँ पे? पिटक और विनय पिटक का तो प्रथम में ही कर दिया गया था ना संकलन। सूत पिटक और विनय पिटक का हाँ, संकलन सूत प्रथम में पिटक, ही कर विनय दिया पिटक, गया था। त्रिपिटक 3 प्रकार का है, ठीक है। सर हाँ, अभिधम और अभिधम अभिधम वाला तो पिटक थर्ड तृतीय में हुआ था। हाँ, ये तो हमको भी याद आ रहा है सर। अतः इन संकलनों को टिपिटका के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वैशाली उत्तर लिया है, इसको गलत किया है, ठीक है। उनकी मृत्यु के बाद बुद्ध के शिक्षा को उनके शिष्यों को राजगिरी में संकलित किया गया, इसीलिए मैंने भी इसको सही किया था, लेकिन अकॉर्डिंग टू आंसर इसको गलत ले रहा है, ठीक है, इसको गलत ले रहा है, ठीक है। उनकी मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को उनके शिष्यों को द्वारा वैशाली के लिए पाली में वरिष्ठ भिक्षुओं की एक परिषद में संकलित किया गया था, ये सही ऐसा ले रहा है, ठीक है। त्रिपिटक के बारे में बोल रहा है ना।
आखिर वो डेथ की उसके बाद ही ना ये सब चीज हुआ था त्रिपिटक का, उसी के बारे में बोला है। ये नहीं बोल रहा है कि फर्स्ट में कौन हुआ था, सेकंड में वो कौन हुआ था, थर्ड में कौन हुआ था, ऐसा नहीं बोल रहा है। स्टेटमेंट बोल रहा है, वो इन तो ठीक है, संकलनों का वो एक बार आप त्रिपिटक लोग के नाम इसको से जानता है। जो नहीं भी देखिए संकलन हुआ तो उसी को, जैसे विनय पिटक हुआ, पिटक हुआ, अभिधम पिटक हुआ, ये तीनों को तो त्रिपिटक ही ना बोला जाता है। नहीं नहीं, तो पहला जो आपका बौद्ध ठीक। संगीति हुआ था वो राजगीर में हुआ था और दूसरा वैशाली में हुआ था। सॉरी, आप इसी लोग इसको अनुसार देख तो लीजिएगा, सही कर लीजिएगा, ठीक है। जी मुझे इस पे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, स्किप कीजिए सर। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? दीवान रसालत की बात करेंगे तो विदेशी मामलों से है, ठीक है। दीवान बिजारत की बात करेंगे तो वित्त मामलों से था। दीवान इंसा की बात करेंगे तो भाई ये पत्राचार विभाग था। क्या था? पत्राचार। पत्राचार विभाग था, ठीक है। दीवान वरिद की बात करेंगे तो खुफिया विभाग था, ठीक है। तो गलत कौन सा है? तो गलत आपका ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। मैंने एक कप शराब और एक डिश सूप के लिए, ठीक है, अपना राज्य अपनी प्रिय रानी को बेच दिया है, ऐसा कौन हो सकता है? तो नशेरी पियक्कर कौन था मुगल शासक? जहांगीर सिंह। शाहजहां, ठीक है। इसके हाँ, बारे ठीक में है। बता तो दिया था सर। हाँ, बिल्कुल, कौन था? जहांगीर था, ठीक है। तो इनको किसी ने बोला था, भाई साहब देखो, तुम अफीम खाओगे ना तो तुम्हारी शराब की लत टूट जाएगी, ठीक है। तो इसने शराब का लत तो इसका गया नहीं, लेकिन अफीम की हो गया, ये ड्रग्स लेना शुरू कर दिया, ठीक है। तो तरह तरह का नशा करता था काफी अधिक। तो इनके प्रशासन पे बहुत अधिक, इनकी पत्नी का भी बहुत अधिक क्या था, प्रभाव था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। तो इसने कहा था से भाई साहब मैंने जो है से एक कप शराब के लिए और एक डिश सूप के लिए, डिश मतलब वो शराब के साथ जो लेते हैं, समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उसके लिए, ठीक है, अपने पूरा साम्राज्य जो है सो अपने पत्नी को दे दिए। क्योंकि जो ऑर्डर वगैरह जो निकलता था ना, ऑर्डर वगैरह जो होता था उसमें नूरजहां का भी सिग्नेचर होता था, ठीक है। ऑर्डर होता था ना राजा का, तो कभी कभी नूरजहां के नाम से ही उसको जारी कर दिया जाता था। और क्वेंस वगैरह जो होता था तो उसमें भी नूरजहां का था। मतलब एक तरह से पैरेलल गवर्नमेंट जो थी, नूरजहां भी अपना चला रही थी, ठीक है। तो जहांगीर इज द राइट आंसर, ठीक है। इसने अपना एक किताब लिखना शुरू किया था, तुजक ए जहांगीरी, ठीक है। तो उसको ये पूरा भी नहीं कर पाया था, उसको पूरा किया था मौतवी खान ने, क्योंकि ये नशा में रहता था ना, तो पुस्तक को भी ये पूरा नहीं कर पाया, ठीक है। तो अकबर की धार्मिक नीति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन से? उसने जजिया कर को समाप्त कर दिया लेकिन तीर्थ यात्रा कर को नहीं। तो गलत है ना, दोनों कर को इसने समाप्त कर दिया था। उसने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया लेकिन जजिया को नहीं, दोनों किया था। उसने जजिया और तीर्थ यात्रा कर दोनों को समाप्त कर दिया था। व्हाट आंसर इज? ठीक है। तो चलो आप हमें ये बताओ, उसने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था, कहाँ के यात्रा पे था जब उसे एहसास हुआ? तो उसने बोला से भाई साहब तीर्थ यात्रा कर तो लेना गलत है, एंड उसने समाप्त कर दिया। कहाँ की यात्रा पे था वो? एनीवन? मथुरा जा रहा था। कहाँ जा रहा था? मथुरा, ठीक है। तो वहां पे उसने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था। भारतीय सिक्का प्रणाली के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, ठीक है। तो भारतीय सिक्का प्रणाली की बात करेंगे। तो भारतीय सिक्का प्रणाली के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कुषाण बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के ढालने वाले उपमहाद्वीप के पहले राजवंश थे, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो पहला कथन की बात करें, बिल्कुल ठीक है, कुषाण बड़ी संख्या में सोने के सिक्के ढालने वाले उपमहाद्वीप के पहले राजवंश, ये ठीक है। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों का कोई प्रमाण नहीं मिलता, तो गलत बात है भाई। गुप्त काल में जो चांदी का सिक्का जो था ना, बड़े, ध्यान में रखना, बड़ा ही यूज होता था। गुप्त काल में चांदी के सिक्के बड़े पैमाने पे यूज होते थे, जिसको रूपक के नाम से हम लोग जानते थे, ठीक है। गुप्त काल में चांदी के सिक्के मिले, सोने के सिक्के खूब मिले। हालांकि गुप्तों ने जो सोने के सिक्के जो ढाले ना, बड़ी पैमाने पर ढाले, इसलिए शुद्धता में कमी आ गई, ठीक है। उनके प्योरिटी क्या हो गई? तो उनका प्योरिटी कम हो गया। अगर गुप्त काल में किसका प्रमाण नहीं मिलता है? तो तांबा का सिक्का का प्रमाण नहीं मिलता, मतलब बहुत रेयर ही मिलता है, ठीक है। गुप्तकालीन सिक्कों में धार्मिक चिन्ह है जो राजाओं के धार्मिक संपन्नता को दर्शाते थे, बिल्कुल ठीक है। गरुड़ वगैरह के चिन्ह वगैरह इन लोगों ने बना दिए थे, ठीक है। अगर पूछेगा गुप्त काल में सोने के सिक्का की शुद्धता में क्या आई, तो सोने के सिक्का की शुद्धता में मतलब क्या आती है? गिरावट आती है, ठीक है, स्पेशली आफ्टर द स्कंद गुप्त, ठीक है। तो इसके दो स्टेटमेंट की बात करेंगे, आपका सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में यह बताकर गुप्त युग के प्रारंभिक वर्ष की पहचान करने में मदद की गई कि गुप्त युग शक युग की शुरुआत के 241 साल बाद शुरू किया गया? किस ग्रंथ में इसके बारे में जानकारी दी गई है? तो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। तहकीक हिंद में। राइटर कौन है तहकीक हिंद की? राइटर का नाम बताइए। बर्नी सर। अल-बरूनी। ठीक है, अल बरूनी, ठीक है। ध्यान रखिए, इसके राइटर का नाम क्या है? अल बरूनी की बात करेंगे, इसके राइटर का नाम है, ठीक है। रघुवंशम का राइटर कौन है? रघुवंशम कालिदास।
के श्री राम प्रभु जी के लाइफ पे है, ठीक है। अमर के अमर सिंह। हाँ। राजनामा का कौन है? राजनामा 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 तो महाभारत का ये फारसी अनुवाद था ना। नहीं सर, बदायूनी। बदायूं बदायूनी। फारसी अनुवाद है, बताइए नहीं। वो हो सकता है, ठीक है, वह देख लीजिएगा। हाँ, फारसी अनुवाद राजनामा का, इसको युद्ध का पुस्तक बोलते हैं, ठीक है। राजनामा का मतलब होता है युद्ध का पुस्तक, ठीक है। भीमबेटका की शैल कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना। भीमबेटका का उच्च पूरा पाषाण काल की पेंटिंग ज्यादातर जानवरों की आकृतियों का रैखिक प्रतिनिधित्व है, ठीक है। मध्य पाषाण काल के चित्रों में शिकार के दृश्यों की प्रधानता है, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन की बात करेंगे तो दूसरा ऑप्शन भी सही है, ठीक है। इसमें त्राम पाषाण काल से संबंधित कोई भी पेंटिंग नहीं मिली है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ये 1 और 2 की बात करेंगे सही है, बाकी ये वाला जो है सो आपका गलत है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आते 101 नंबर प्रश्न देखेंगे, ठीक है। भीमबेटका के गुफा, ठीक है, आपको मध्य प्रदेश में मिलता है। इसके फाउंडर कौन थे? किसने ढूंढा था इस गुफा को? भीमबेटका के कोई संकालिया करके था सर। भीमबेटका के HD संकालिया या फिर बानकार साहब, क्या होगा? संकालिया फिर बानकार होगा। बानकार। 2 गुफा है ना, एक का बानकार है, एक का ध्यान रखेंगे, और एक का HD संकालिया। किसका बानकार है, किसका संकालिया है? एक है आपका मैं थोड़ा दिमाग से उतर रहा है, एक का HD संकालिया है, एक का वानकार है, ठीक है। एक बार देख लीजिए, तो याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। तो भीमबेटका का क्या होगा? मेरे हिसाब से भीमबेटका का HD संकालिया है, और वानकार की बात करेंगे तो वानकार भी किसी का है, याद नहीं आ रहा मुझे। वनकार है, चलो मैं भीमबेटका क्या? वनकार कर रहा है। बानकार है। अच्छा, वानकार है, तो वानकार है, ठीक है। HD संकालिया किसका है तो फिर? अरे HD संकालिया इसका नहीं होगा, नबदा टोली का है क्या वो? हाँ, नवदा टोली। ठीक है। बताइए कहाँ से कहाँ दिमाग में चला जा रहा है, ठीक है। वानकार होंगे, ठीक है, मध्य प्रदेश पर। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कहते हैं विचार कीजिए। आईबीसी लोग बैल के बारे में, आईबीसी का मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। लोग बैल के बारे में जानते थे और जुताई के लिए बैलों का इस्तेमाल करते थे, बिल्कुल ठीक है। गाय के बारे में उतना जानकारी नहीं था, लेकिन बैल के बारे में लोग जानते थे, ठीक है। आईबीसी के लोग मृतकों के साथ कीमती चीजें दफनाने में विश्वास करते थे? नहीं, ऐसा नहीं था। ये आईबीसी के लोग तो नहीं करते थे, लेकिन इसी के पैरेलल में एक सभ्यता जो था ना, दक्षिण भारत में विकसित हुआ, जो कि महापाषाण काल उसको कह सकते हैं। मतलब बड़े बड़े पत्थरों पे मतलब क्या करते थे, मृतकों को दर्शाते थे। अभी हम लोग घर बनाते तो क्या देखते हैं, घर को मतलब क्या करते, सजाते हैं, घर को बढ़िया बनाते, भव्यता बनाते, 2 मंजिल 3 मंजिल पीट देते हैं। तो लोगों के पास कितना पैसा, उनका रहन सहन कैसा है, तो उनके घरों से पता चलता है। तो जिस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन था, उसी तरह दक्षिण में एक सिविलाइजेशन का डेवलप हुआ। वो मतलब क्या करे, कब्र को सजाने में मतलब क्या करते थे, काफी बढ़िया करे, बढ़िया बढ़िया कब्र बनाते थे। तो जिसका कब्र जितना अच्छा होता था, उसकी संपन्नता उतनी अधिक मानी जाती थी। और वहां पे कब्र के बगल में ब्यूरियल भी होता, जिसमें फैमिली का भी वो किया जाता था। आगे चल के वो परिवार के लोग भी उसमें लाइन बाय लाइन से होते थे। तो वो सभ्यता जो विकसित हुई थी, जहाँ पे कीमती चीजों को रख देते थे, ठीक है। तो मतलब वो कब्र को बनाने के बाद ना संपन्नता को दर्शाता था। जिसका कब्र जितना अच्छा, वो उतना ग्रेट पर्सनालिटी, उनका नाम रोशन जो होता था उतना बढ़िया होता था। मतलब जस्ट कब्र का तुलना वो लोग अभी के वर्तमान समय पे घर से करते थे। ये सभ्यता साउथ में विकसित हुई थी, ठीक है, समझ रहे हैं ना। आईबीसी के लोग लंबी दूरी के लिए संचार की सुविधा के लिए सील और सीलिंग का प्रयोग करते थे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखें, तीसरा भी सही है, ठीक है, ध्यान में रखना है, सही है। कोई अब इस सील और सीलिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए जस्ट लाइक ए लोगो, ठीक है, जो संचार की सुविधा मोहर के होता लिए, था। मतलब क्या होता है, कुछ सामान को एक जगह से दूसरा, हाँ, मोहर कह लीजिए, मोहर लोगो होता कह था। लीजिए, ठीक है। उसको क्या करते थे ना, उसको ऊपर से चिपका के गीली मिट्टी से उसको गांठ बनाकर उस पर चिपका दिया जाता था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और जब भी मतलब क्या होता, छोरा सा भी इधर उधर होता था, तो उसे पता चलता था इसके साथ साथ छेड़छाड़ की गई है, ठीक है। नहीं भी अभी कुछ फ्लिपकार्ट से कुछ मंगाइएगा तो बोलता खुला हुआ बॉक्स को नहीं लीजिएगा, रिटर्न कर दीजिएगा। तो उस तरह से वहां पे लोग जो थे करते थे, मुहर का प्रयोग करते थे। और सबका अपना अपना मुहर होता था। प्रत्येक व्यापारी, किसी का घोड़ा छाप होता था, किसी का बंदर छाप होता था, किसी का फूल छाप होता था। सबका अपना अपना पहचान था। तो उसकी मुहर से उसकी पहचान हो जाती थी, सामान किधर से आया है, ठीक है। तो इसके 1 और 2 स्टेट, 1 और 3 सही है, ठीक है।
अब आते हैं, देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। हड़प्पा स्थलों में पाई गई पत्थर, कांस्य तथा टेराकोटा की मूर्तियां प्रचुर और परिष्कृत है। ध्यान में, प्रचुर भी है, परिष्कृत भी है, ठीक है। तो हड़प्पा स्थलों में पाई पत्थर, कांस्य, टेराकोटा की मूर्तियां प्रचुर और परिष्कृत नहीं है, ठीक है। परिष्कृत का मतलब दे वर नॉट टोटली, मतलब पूरी तरीके से, मतलब वेल, क्या बोलते हैं, प्लास्टर्ड किया हुआ, एकदम चिकना किया हुआ, इस तरह का मतलब ध्यान में रखना है, नहीं मिला है, ठीक है। प्रचुर मात्रा में नहीं मिला है, ध्यान में रखना है। प्रस्कृत है, कुछ नहीं भी है, तो ये गलत है। सिर्फ प्रचुर मात्रा में बहुत अधिक मिला है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हड़प्पा वासियों द्वारा कांस्य ढलाई की कला का व्यापक पैमाने पर अभ्यास किया गया, तो बिल्कुल वो लोग कांस्य के ढलाई कला को जानते थे, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। चित्रित बर्तनों की अपेक्षा सादे मिट्टी के बर्तन अधिक प्रचलित थे, तो बिल्कुल चित्रित मिट्टी के बर्तन के अलावा सादे मिट्टी के बर्तन जो थे ज्यादा प्रयोग में किए गए थे, तो ये आपका सही है, ठीक है, ध्यान में रखना है। और बहुत ज्यादा मूर्ति वगैरह ये सब नहीं मिला है, रेयरली ही मिला है, तो पहला वाला तो गलत हो जाएगा। 2 और 3 की बात करेंगे, सही है। पेशवाओं के अधीन मराठा साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पेशवा की बात करेंगे तो प्राइम मिनिस्टर थे। साहू जो था से मतलब 1707 में क्या होता, मुगल के कैद से निकलता, लगभग 19-20 वर्षों तक मुगल के कैद में रहा था। जब मुगल के कैद में रहा था तो साहू जब बाहर आया तो देखा से भाई साहब मराठा साम्राज्य पे तो ताराबाई का पूरा अधिकार है, ठीक है। तो साहू ने बोला सर किससे सहायता लिया जाए, किससे, तो बालाजी विश्वनाथ जो थे उनको सहायता करने के लिए आए। बालाजी विश्वनाथ इनसे काफी अधिक प्रभावित हुए। ताराबाई के साथ जो साहू का लड़ाई हुई थी उसमें बालाजी विश्वनाथ का काफी अधिक इंपॉर्टेंट रोल था। तो बालाजी विश्वनाथ ने मतलब क्या कि बालाजी विश्वनाथ को साहू ने मतलब क्या किया, पहला पेशवा बना दिया, ठीक है। तो पेशवा अष्टप्रधान का ही एक हिस्सा थे, लेकिन अष्टप्रधानों में सबसे प्रमुख थे, ठीक है। अगर पेशवा को आप प्रधानमंत्री मानिए तो साहू क्या हो जाएगा, छत्रपति, राष्ट्रपति के भूमिका में थे। तो एडमिनिस्ट्रेशनल पावर जो था, लड़ाई किससे करना है, चौथ सदस्यमुखी किससे वसूलना है, ये सब जिम्मेवारी पेशवा की होती थी। तो पेशवा आगे चल के बहुत ही शक्तिशाली पद हो जाएगा, ठीक है। तो पेशवा शिवाजी के अष्टप्रधानों में से एक थे। अब बालाजी विश्वनाथ ने पेशवा पद को सर्वोच्च और वंशानुगत जो था बना दिया था। तो 103 का आंसर क्या होगा, बताइए, सही है कि नहीं, तो ये भी आपका सही है, ठीक है। तो बालाजी विश्वनाथ कौन थे, तो बालाजी विश्वनाथ ध्यान में रखिएगा, आपने बाजीराव मस्तानी फिल्म जो देखी है ना, तो उसमें जो कैरेक्टर उनके पिताजी थे, ठीक है, उनके पिताजी थे, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बालाजी विश्वनाथ काफी बढ़िया पेशवा थे। इनके पुत्र जो हुए, जिनको बाजीराव प्रथम के नाम से हम लोग जानते हैं, जो कि मस्तानी नामक एक महिला से प्रेम के लिए प्रसिद्ध थे, तो ध्यान में रखिएगा, वो भी काफी प्रसिद्ध जो थे। उन्होंने जीवन में अपना कोई वार ही नहीं हारा, ठीक है। दिल्ली पे भी अधिकार उन्होंने कर लिया था, निजाम को तो पटक पटक के कुटाई की थी उन्होंने, पूरा निजाम, वो दक्षिण पूरा जीत लिए थे वो। तो ग्रेट फादर के ग्रेट पुत्र थे। तो बालाजी विश्वनाथ के समय से पेशवा पद जो था वंशानुगत बन गया, और आगे चल के पेशवा काफी अधिक इंपोर्टेंट होने लगा। छत्रपति बस एक नाम मात्र का मराठा शासक रह गए थे, ठीक है। सारा संभालता कौन था, तो सारा पेशवा ही संभालता था, ध्यान में रखेंगे। अभी तो पढ़ा नहीं सकता, लेकिन मराठा बहुत मजा आता है पढ़ाने में। नासिक शिलालेख की बात करेंगे, सातवाहनों से संबंधित है। गौतमीपुत्र सातकर्णी, ठीक है, सही है। जूनागढ़ अभिलेख की बात करेंगे तो रुद्रावन से संबंधित है। गुप्तकालीन चीजें भी जानकारी आपको यहाँ से देखने को मिलती है। मथुरा शिलालेख की बात करेंगे, राजा खारवेल, गलत है, ठीक है। राजा खारवेल से कौन सा शिलालेख संबंधित है, हाथी गुफा। ठीक है, कौन सा शिलालेख संबंधित है, बिल्कुल हाथी गुफा, ठीक है। ये मथुरा शिलालेख गुप्तकालीन है, ठीक है। तो मथुरा शिलालेख क्या है, गुप्तकालीन है। तो आपके दो स्टेटमेंट सही है। खारवेल से कौन सा अभिलेख संबंधित है, तो हाथी गुफा अभिलेख संबंधित है, ठीक है। नासिक अभिलेख की बात करोगे तो ध्यान में रखना है गौतमीपुत्र, ठीक है, ध्यान में रखना है। और इनके माँ के द्वारा अभिषेक लिखा गया, जिसका नाम क्या है, गौतमी बालश्री, ठीक है। तो ये गौतमीपुत्र है, ठीक है, गौतमीपुत्र कहते हैं सातकर्णी, ठीक है, लेकिन इनके माँ का नाम क्या था, गौतमी बालश्री था, ठीक है, ध्यान में रखना। चलिए आप देखेंगे 105 नंबर क्वेश्चन। ऋग्वैदिक समाज के संबंध में कितने कथन सही है, ठीक है। ऋग्वैदिक समाज की बात करेंगे तो सबसे पहले पितृसात्मक था, ठीक है, पितृसात्मक तो था, बिल्कुल ठीक था। महिला पुरी दक्षिणा का कोई जिक्र नहीं है, तो ध्यान में रखना है। तो ऋग्वैदिक महिला अपने पतियों के साथ यज्ञ कर सकती थी, अनुष्ठानों में भाग ले सकती, लेकिन स्वयं अनुष्ठानों में नहीं, ठीक है। तो महिला पुरी दक्षिणा का कोई जिक्र नहीं है, तो ठीक है, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
महिला साधुओं का कोई जिक्र नहीं है, तो तीसरा वाला गलत हो जाएगा। ऋग्वेद में बहुत अधिक साधु थी हुआ करती थी, ठीक है, ये गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो महिला पुरोहित दक्षिणा का कोई जिक्र नहीं है, बिल्कुल दक्षिणा का कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि जो दक्षिणा जो देते थे दोनों साथ में देते थे, ठीक है। मतलब जो यज्ञ वगैरह जो होता था, ठीक है, अर्धांगिनी पत्नी और पति, ठीक है, दोनों साथ में करते थे, ठीक है। इसमें महिला ऋषियों के बारे में बहुत सारा महिला ऋषियों के बारे में जानकारी वगैरह आपको देखने को मिलता है, ठीक है। हालांकि वो बहुत कम है, लेकिन है, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो इसमें दो कथन की बात करेंगे सही है, बाकी तीसरा स्टेटमेंट की बात देखिए। एक मैं तरीका बता देता हूँ, किसी भी पीसीएस का एग्जाम आप देते हो तो स्ट्रॉन्ग ऑप्शन जो होता है ना हमेशा गलत होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑप्शन ज्यादातर सेंस में, हालांकि ये कोई लगेगा नहीं पता है, लेकिन अगर नहीं क्वेश्चन बन रहा तो इसको आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। जिस ऑप्शन पे बहुत ज्यादा प्रेशर हो, स्ट्रॉन्ग ऑप्शन हो, तो वो पीसीएस के एग्जाम में गलत हो जाता है, ठीक है। जैसे फिर जिक्र ही नहीं है, ठीक है, समझ रहे हैं ना, ये स्ट्रॉन्ग ऑप्शन हो गया। यहीं पे लिखता है महिला शादियों का जिक्र बहुत कम है, तो ये आपका सही हो जाता है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग ऑप्शन ज्यादातर सेंस में गलत होता है। मैं ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा, स्पेशली स्टेटमेंट वाइज में, आप नोटिस कीजिएगा, ठीक है। जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। जैन धर्म का मूल दर्शन महावीर के जन्म से पहले मौजूद था, बिल्कुल, महावीर से बहुत पहले से, महावीर तो बहुत बाद में आए, ठीक है। जैन मंदिरों को, ठीक है, अगियारी या फिर अतास कादेह भी कहा जाता है। जैन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण मानता है कि संपूर्ण संसार चेतन है। बताना है कौन सा सही है, ठीक है। ठीक है, तो ये पहला वाला तो कहेगी भाई अग्नियारी किसको बोलते हैं, आग का होता। अग्नि पूजा कौन होते हैं, मतलब कौन करते हैं, फायर अल्टर का पूजा कौन करते हैं, आग का पूजा कौन करते हैं, यहूदी पारसी सब करते हैं। कौन करते हैं, पारसी पारसी, पारसी ठीक है, पारसी करते हैं, यहूदी नहीं करते हैं, ठीक है, पारसी। जैन धर्म सबसे महत्वपूर्ण मानता यह है कि संपूर्ण संसार जो है चेतन है, तो बिल्कुल ये भी ठीक है, ठीक है। अभी इतना तो पढ़ाने का समय नहीं, इसे जैन फिलोसफी पढ़ाऊं, लेकिन ध्यान में रखना है जीवित प्राणी विशेष रूप से मनुष्य, जानवरों, पौधे, कीड़ों को भी चोट न पहुंचाए, क्योंकि सब में क्या है, चेतना है, सब में प्राण है, ठीक है। तो बहुत अधिक अहिंसा की बात करती है, तो संपूर्ण संसार ही में क्या है, चेतना है, चाहे छोटा सा कीड़ा क्यों नहीं हो, ठीक है। इसलिए जैनिज्म में जो कृषक जो थे उनको शामिल होने की अनुमति नहीं थी, मतलब कृषक जो थे वो जैनिज्म में शामिल नहीं हो सकते थे, क्योंकि इन्होंने अहिंसा पे क्या किया था, बहुत ही ज्यादा, मतलब क्या किया था, बल दिया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो इसमें कितने कथन सही है, तो दो कथन की बात करेंगे सही है, ठीक है। तो कितना इजिली वे में बन रहा है, ठीक है। आप लोग भी अगर इसको 2-3 बार बना लोगे ना तो सारा चीज याद हो जाएगा, ठीक है। तो कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा आपके पास वो होना चाहिए, पढ़ा हुआ पहले से होना चाहिए, तो बनेगी, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे फाहियान समुद्रगुप्त के शासनकाल में। दोहराना है तो गलत है, समुद्रगुप्त के शासनकाल में तो नहीं आया था। आया था क्या फाहियान समुद्रगुप्त के शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय के, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को व्यापक जानकारी प्रदान की है, तो ध्यान में रखना है। तो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी दिया है क्या? ठीक है, नहीं दिया है, ठीक है, ध्यान रखें, नहीं दिया। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी ह्वेनसांग देता है, ना कि ये देता है, ठीक है। उन्होंने बंगाल के ताम्रलिप्ति को पूर्वी तट पर व्यापार का एक प्रमुख केंद्र बताया, ठीक है। तो ये आपका ठीक है, तीसरा नंबर स्टेटमेंट की बात कैसे है, ठीक है। अगर पूछा जाएगा ताम्रलिप्ति किसके शासनकाल में, किस वंश का प्रमुख बंदरगाह था, तो मौर्य वंश का, ठीक है। नहीं सॉरी, गुप्ता के समय था, सॉरी मिस्टेक, गुप्ता के समय था, ठीक है। किसके समय था, तो गुप्त के समय जो था एक प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिप्ति, गुप्त का ही था ना, सर गुप्त ही होगा, गुप्त ही होगा, ठीक है। हाँ ठीक है, ध्यान रखना है, काफी प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ओनली ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट, ठीक है। अब आइए प्रश्न संख्या देखिए महाजनपद के। तो महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे कुलीन तंत्रीय गणराज्य जो प्राचीन भारत में अस्तित्व में थे, तो बिल्कुल ठीक है। नियमित कराधान की कोई व्यवस्था नहीं थी, ठीक है। तो नियमित कराधान की व्यवस्था नहीं थी भाई साहब, ये दिन भर लड़ाई करते रहते थे, ठीक है। इनको खूब अपना संपत्ति महल वगैरह ये सब बनाना था, तो कराधान तो होगे ही, क्योंकि इनको संसाधन की आवश्यकता बहुत ही ज्यादा होती थी, ठीक है। तो ये गलत है। शिकारियों और संग्रहकर्ताओं को राजा को वन उत्पाद उपलब्ध करानी पड़ती थी, ठीक है। इनको बोला जाता ठीक है, तू पैसा नहीं दे सकता, कोई दिक्कत नहीं, जंगल में जाओ,
शहद लेकर आओ, जानवर लेकर आओ, संसाधन लेकर आओ, उस रूप में टैक्स को चुकाओ। ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे, राजा को क्या करते थे, सामान वगैरह देके, वन उत्पाद देके टैक्स को क्या करते थे, चुकाते थे। लेकिन टैक्स देना पड़ता था, सबको देना पड़ता था। ठीक है, मतलब उस समय भी टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अजंता और एलोरा की गुफाओं के संदर्भ में देखिए, जहां पे टैक्स नहीं रहेगा वहां पे राजा का कोई इज्जत नहीं। जस्ट लाइक ऋग वैदिक काल में राजा क्या था, नाम मात्र का था। समझ रहा है ना, राजा कब बनेगा, टैक्स सिस्टम से ही बनेगा। जब राजा बनेगा तो टैक्स लगाएगा, टैक्स लगाएगा उससे राजमहल होगा, टैक्स के पैसा से अपना सेना तैयार करेगा। ठीक है, जब सेना तैयार हो जाएगा तो एक्सटेंशन करेगा, साम्राज्य बढ़ेगा, फिर राजा की इज्जत बढ़ेगी। जब टैक्स नहीं रहेगा तो फिर कुछ नहीं हो सकता। नहीं, तो ड्यूरिंग द महाजनपद पीरियड टैक्स अपने बड़े पैमाने पे थे, खूब टैक्स लगाए जाते थे। ठीक है, आवश्यकता होती थी तो कभी कभी एक्स्ट्रा टैक्स भी क्या करते थे ये लोग अलाउ करते थे। ठीक है, तो ध्यान में इसको रखना। अब आगे की प्रश्न की बात करेंगे, तो आगे देखिए कौन सा प्रश्न है, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो अजंता और एलोरा की गुफाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, एलोरा में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म से जुड़े मठ है, बिल्कुल ठीक है। जैसा सही है। अजंता में बौद्ध धर्म की थीम पर गुफाओं की दीवारों पर बनाई गई खूबसूरत पेंटिंग शामिल है। ठीक है, तो दोनों का दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है। मैं दो तीन चीजें बता देता हूं, ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर बात करें अजंता में टोटल गुफा में 17 हिंदू, ठीक है, 17 हिंदू, 12 बौद्ध और 5 जैन गुफाएं हैं। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। तो बहुत सारे हिंदू से भी संबंधित है, जैनिज्म से भी संबंधित है, बौद्धिज्म से भी संबंधित है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखिए। हालांकि दीवार पे जो चित्र बनाई हुई है उसका संबंध आपको बौद्धिज्म से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके एक का दो, दोनों के दोनों सही है। निम्नलिखित राजवंशों में विचार करना है, वाकाटक, कदम्ब, कण्व और हुन गुप्त साम्राज्य के समकालीन कौन थे। तो ध्यान में थोड़ा सा दिमाग लगाइए। गुप्त शासक की बात की, उसने अपने विवाह जो किया था वाकाटक नरेश से, उन्होंने अपने बेटी का विवाह किया था ना, किया था कि नहीं किया था। ठीक है, तो वाकाटक तो होगा ही, कदम्ब भी होगा जिसको बनवासी कहते थे, और हुनों का गुप्तों ने क्या किया था, स्कंद गुप्त ने ना हुनों को पराजित किया था। समझ रहे हैं, तो एक से तो गुप्त शासक ने बेटी का विवाह किया था, एक गुप्त शासक ने हुनों को पराजित किया था। दो तो आपको सीधा सीधा मिल रहा है भाई साहब, 1 और 4 तो होगा ही होगा। ठीक है, अब 1 और 4 में कौन होगा, तो 1 2 4। ठीक है, कण्व नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कण्व जो था बहुत ही क्या था, बहुत पहले पहले में भी बहुत पहले। ठीक है, ध्यान में, बिल्कुल, कण्व जो था गुप्त वंश का समकालीन नहीं, तो बहुत पहले थे। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा सा जोड़ जोड़ के बनाएंगे तो बन जाएगा। बाबा गुरु नानक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार, वो सिख धर्म के संस्थापक थे, बिल्कुल। और महात्मा गांधी से ना 400 वर्ष बड़े थे ये। तो महात्मा गांधी से 400 वर्ष बड़े थे, इनका जन्म कब हुआ बताइए। 1469 में। तलवंडी में 1469 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, उन्होंने सगुन भक्ति परंपरा के एक रूप की वकालत की। ठीक है, सगुन, तो ध्यान में सगुन नहीं थे, ठीक है, निर्गुण थे। ठीक है, ध्यान में क्या थे, निर्गुण थे। सगुन वाला जो होता है ना, वो थोड़ा ईश्वर का मूर्ति पूजक वगैरह ये सब होता है। ठीक है, तो सगुन नहीं थे। ठीक है, गुरु नानक के विचारों ने एक ईश्वर की पूजा पे महत्व दिया। ठीक है, बिल्कुल एक ईश्वरवादी थे, बिल्कुल ये ठीक है। तो आपका बात करेंगे तो 1 और 3 की बात करेंगे, सही है। प्राचीन ग्रंथों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कादम्बक ने चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में नीति सार तो लिखा था। तो कादम्बक ने नीति सार तो लिखा था, लेकिन क्या चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में लिखा था, तो बिल्कुल ठीक है। दंडी की बात करेंगे, 10 कुमार चरित लिखा था, बिल्कुल लिखा था। दंडी की बात करेंगे, 10 कुमार चरित जो इनके द्वारा लिखा गया था। ठीक है, ध्यान में, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाण भट्ट ने कादम्बरी नामक नाटक को लिखा था, तो ये भी आपका सही है। ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू, काफी रोमांटिक नाटक है। ठीक है, कादम्बरी की बात करेंगे तो काफी रोमांटिक। हाँ, एक चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, लेकिन बाण भट्ट को जो था ना, बाण भट्ट ने कादम्बरी को पूरा नहीं कर पाए थे। ठीक है, आधा छूट गया था, तो इनके पुत्र ने पूरा किया, जिसका नाम था भूषण भट्ट। हो सकता है कभी दिमाग बहुत बीपीएससी का खराब हो तो पूछ सकते हैं, इसके पुत्र का नाम था भूषण भट्ट, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो कादम्बरी को पूरा नहीं कर पाए थे, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कादम्बरी कौन थी, तो ध्यान में, कादम्बरी जो थी उपन्यास की नायिका थी, मतलब हीरोइन थी। ठीक है, कादम्बरी कौन थी इसका, तो नायिका जो थी इसकी कादम्बरी थी, उन्हीं के नाम पे था, रोमांटिक नाटक है। ठीक है, चलिए, अब भूषण भट्ट ने क्या किया था, ऐसा पूरा किया था। हालांकि सारे इतिहासकार ऐसा नहीं लिखते, लेकिन कुछ बोलते हैं ये पूरा नहीं कर पाया था इसको। ठीक है, तो ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू, मतलब ऑप्शन नंबर 4।
निम्नलिखित संस्कृत व्याकरणों में उनके समय अवधि के सही कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित है। सबसे पहले तो कौन था? तो सबसे पहले तो भाई कौन आएंगे? तो पाणिनि साहब ही आएंगे सबसे पहले। तो पाणिनि साहब सबसे पहले आएंगे, उसके बाद कौन आएंगे बताइए? उसके बाद आएंगे आपको कात्यायन आएंगे, और उसके बाद मतलब पतंजलि। पतंजलि। ठीक है, तो पतंजलि का संबंध पाणिनि से भी है। ठीक है, उनके आई थिंक उनसे शिक्षा वगैरह इन्होंने ग्रहण किया था। ठीक है, तो 1, 2, 3 की बात करेंगे, सही है आपका। ठीक है, तो पाणिनि ने क्या लिखा था? पाणिनि जी ने क्या लिखा था? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब पतंजलि किस दर्शन के प्रतिपादक है? तो क्या बताएंगे? योग दर्शन। योग दर्शन। क्या बताएंगे? तो योग दर्शन आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, काफी अधिक महत्वपूर्ण है, इसे आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, चलिए अब आगे चलेंगे तो देखेंगे और कौन सा प्रश्न है। भारतीय इतिहास में धार्मिक योग्यता हासिल करने के लिए बौद्धों और ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि अनुदान देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो भाई साहब सबसे पहले भूमि दान की प्रथा सातवाहनों ने शुरू की थी। किसने की थी? तो सातवाहनों ने भूमि दान की प्रथा जो थी शुरू की थी। ध्यान में रखना, ये राजकोषीय छूट दिया जाता था। 15 नंबर का उत्तर बताइए। थोड़ा मैं दवा ले लेता हूँ। बताइए क्या होगा इसका उत्तर? जानते ही नहीं है सर। क्या है सो नहीं जानते हैं? पुराना नाम। एरन। एरन कहाँ पड़ता था? एरन अभिलेख कहाँ है? गुप्ता से संबंधित है ना? सॉरी, हाँ एरन, हाँ ठीक है। तो चलिए इसको मिलाइए। तो इसका हो जाएगा ए का सांची का काकना, काकना डाबोटा। रामनगर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा अहिछत्र। एरन की बात करेंगे, ये सब पुराना नाम है। ठीक है, एरन का पुराना नाम क्या हो जाएगा? तो एराकीना। अब बनगढ़ का पुराना क्या होगा? देवी कोटा। ठीक है, ये सब पुराना नाम है। ठीक है, ये प्राचीन शहर जो अहिछत्र जो है सबको बरेली के आसपास पड़ता है, इसको रामनगर के नाम से जानते थे। ठीक है, और सांची का पुराना नाम क्या है? तो काकना डाबोटा। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है। आर एस शर्मा से उठा के इसको डाल दिया। ठीक है, अब आते 16 नंबर प्रश्न देखिए। अकबर मुगल सम्राटों में पहला था जिसने दक्कन को जीतने की योजना बनाई। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दक्कन को जीतने में उसका प्राथमिक उद्देश्य साम्राज्य का विस्तार करना था। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो बाण भट्ट और हुएनसंग दोनों का संरक्षक था। इसके बारे में बात हो रही, बताइए। तो सीधा एक ही लाइन से पता चल रहा वो व्यक्ति कौन था। हु इज दैट पर्सन? हर्षवर्धन सर। तो पर्सन को था तो हर्षवर्धन था। ठीक है, बाण भट्ट और हुएनसंग दोनों का संरक्षक था। उसके वृत्तांत पूरे उत्तर भारत की स्वामी के रूप में पेश करता है। ठीक है, ऐसे वृत्तांतों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, उत्तर भारत के स्वामी, इनको क्या बोलते हैं? उत्तरापत स्वामी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरापत का क्या बोलते थे? उत्तरापत का स्वामी के नाम पे इनको जानते थे, हर्षवर्धन को। ठीक है, पहले के इतिहासकारों ने उन्हें गुप्त काल के बाद अंतिम महान हिंदू साम्राज्य के निर्माता के रूप में भी पेश किया है। ठीक है, हालांकि न तो ये, चलिए ठीक है, न तो ये पूरी तरीके से हिंदू साम्राज्य नहीं, पूरे साम्राज्य का निर्माता था, ये भी कहते हैं। थोड़ा सा इसमें विवाद है क्योंकि बौद्धिज्म की तरफ इनका झुकाव था, लेकिन नहीं, पूरे साम्राज्य का ही निर्माता भी था। ठीक है, तो श्रवणबेलगोला कहाँ पे है? कर्नाटक में। गिरनार पर्वत की बात करेंगे, गुजरात में होगा गिरनार पर्वत, गलत है। पार्श्वनाथ की पहाड़ी झारखंड में, ठीक है। रनकपुर गुजरात में है कि नहीं, सो बताइए। रनकपुर गुजरात में है कि नहीं है? ठीक है, तो ये भी आपका गलत है। ठीक, रनकपुर आपको पड़ेगा राजस्थान में। कहाँ पे रनकपुर? तो ये राजस्थान में पड़ेगा। ठीक है, और गिरनार पर्वत कहाँ पे है? तो गुजरात में आपको गिरनार पर्वत पड़ेगा। ठीक है, पार्श्वनाथ झारखंड में, ठीक है। और पार्श्वनाथ झारखंड के किस जिला में बता सकते हैं? गिरिडीह में। गिरिडीह में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? तो गिरिडीह में पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखिए, जैन धर्म के लिए जाना जाता है। ठीक है,
यह कश्मीर घाटी में नवपाषाणकालीन स्थल है। ये कारेवस नामक प्राचीन झील के अवशेषों पर स्थित है। उसे पैराग्राफ में उल्लेखित साइट भी कहते हैं। बताइए कौन सा, सीधे पता चल जा रहा है कौन कौन है। नवपाषाणकालीन स्थल है। ठीक है, ये चिरांद भी नवपाषाणकालीन स्थल के बिहार में है ये। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ब्रूज होम हो जाएगा। ठीक है, हाँ ब्रूज होम हो जाएगा, ध्यान में रखना। कश्मीर में आप देखोगे तो ब्रूज होम भी है, गुफ कराल भी है। ठीक है, यहाँ पे गड्ढे वाले घर के अवशेष आपको देखने को मिलते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल के बारे में निम्नलिखित कथन में विचार कीजिए। कृषि जीविका का प्रमुख साधन था। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे तो बिल्कुल कृषि जो था जीविका का प्रमुख साधन तो था। जुताई लकड़ी के फॉल से की जाती थी, गलत बात है। लकड़ी के फॉल से जुताई, हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। लोहा तो बाद में आया था ना। जुताई लकड़ी के फॉल से की जाती, जो ऊपरी गंगा के मैदानी इलाके में हल्की मिट्टी पे काम कर सकती है। लोहा भी हालांकि इस समय आ गया था। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, हालांकि ठीक है, दोनों के दोनों सही है। हल्की मिट्टी में काम होता था। बताना है, वो गौड़ीय वैष्णववाद के संस्थापक थे। पता ही चल रहा है, गौड़ीय कहते हैं ना, किनको कहते हैं गौड़ीय, किनको कहते हैं, चैतन्य चैतन्य देव। महाप्रभु को कहते हैं ना, गौरांग प्रभु। ठीक है, तो गौड़ीय वैष्णववाद के संस्थापक जो कि धार्मिक आंदोलन है। वैष्णववाद परमात्मा के रूप में भगवान विष्णु की पूजा को बढ़ावा देता है। गौड़ीय वैष्णववाद परम सत्य की प्राप्ति के लिए भक्ति योग को अपनाने की शिक्षा देता है। उन्हें महामंत्र या हरे कृष्ण मंत्र को लोकप्रिय बनाने का भी श्रेय दिया जाता है। ठीक है, तो कौन है, चैतन्य महाप्रभु। कीर्तन के जन्मदाता माने जाते हैं। क्या कीर्तन, कितने लोगों ने कीर्तन किया है, सबने किया होगा। हरे राम हरे कृष्णा सबने किया होगा। ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु, इसको आपको ध्यान में रखना है। कहते हैं कहाँ के भक्ति संत थे ये चैतन्य महाप्रभु, कहाँ से आते थे, कहाँ से आते थे, बंगाल से आते थे। कहाँ से आते थे, बंगाल से आते थे। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, देखेंगे 4 राजवंश जो थे विजयनगर पे साम्राज्य पे रूल किया। संगम, तुलुभ, सुलुभ और अरविडू। कौन कौन था, संगम था, ठीक है, सुलुभ था, तुलुभ था, अरविडू था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक की बात करेंगे तो कृष्णदेव किससे थे, तुलुभ से थे या फिर सुलुभ से थे, किससे थे, कृष्णदेव राय तुलुभ से थे। किससे थे, तो तुलुभ से थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल। विजयनगर साम्राज्य की बात करेंगे 1336 में स्थापित, तो 1336 है ना जी, और कब तक चला, तो 1565 तक चला। ठीक है, उसके बाद भी चलते रहा, लेकिन मिलती 1565 में समाप्त हो जाता है, ध्यान में रखना है। 1565 लड़ाई होती है। ठीक है, राक्षसी टंगी की लड़ाई के नाम से हम लोग जानते हैं। अंतिम राजवंश जो था अरविडू था। निकोली कोंटी, नूनूज, डोमिंगो प्यास, डुआटो, बारबोसा और अब्दुल्ला जाग जैसे विदेशी यात्री निम्नलिखित में से किस राज्य का दौरा किया, तो सबने क्या किया था, तो विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तुर्कान चहलगानी की बात करेंगे तो इसका निर्माण हमारे किसी इल्तुतमिश साहब ने किया था। ठीक है, सिजदा समारोह का बलबन ने किया था। लाख पक्ष कुतुबुद्दीन ऐबक को बोलते थे। शाहनाह मंडी की बात के अलाउद्दीन खिलजी को बोलते थे। तो सब मिला हुआ ही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी द राइट आंसर। ठीक है, बलबन के बारे में निम्नलिखित कथनों में विचार की, जो मामलुक वंश का संस्थापक था। बिल्कुल ध्यान, सॉरी, बलबन की बात करेंगे तो ध्यान में रखना है, तो किस वंश का संस्थापक था, गलत है। ठीक है, मामलुक वंश का संस्थापक की बात करेंगे तो ये नहीं था। ठीक है, गुलाम वंश बोलते हैं ना, ऐबक हो जाएगा। उसने विस्तार की बजाय समेकन की नीति अपनाया। ठीक है, तो ध्यान रखना, बिल्कुल उन्होंने विस्तार की वजह समेकन की नीति को अपनाया था। उसने तांबे को सिक्का को जीतल चलाया था, इल्तुतमिश ने चलवाया था, ये भी गलत है। उसने नवयुगों की शक्ति को नियंत्रण में रखा। ठीक है, तो बिल्कुल नवयुगों की शक्ति को उसने नियंत्रण में रखा था, तो बिल्कुल सही से 2 और 4 की बात करेंगे, सही है। ध्यान रखें, मामलुक वंश का ये संस्थापक था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो बलबन के समय में एक्सटेंशन वगैरह नहीं हुआ था। जो साम्राज्य वगैरह जो था ना, उस सब पे इसने कंट्रोल करके उसको समेट कर रखने का कोशिश किया। चलो ठीक है, इतना बड़ा साम्राज्य, कुछ नहीं आ रहा है तो कुछ हाथ से निकले भी नहीं। ठीक है, उसी को इसने वो किया था। मुगल काल में इंडो फारसी स्रोतों में किसान को अधिकतर किस शब्द में दर्शाया जाता था, किसान को क्या बोलते थे, तो ध्यान, रैयत बोलते थे, मुजरियन बोलते थे, आसामी बोलते थे। सारे ही सही है। ठीक है, ये सबके सब फारसी स्रोत है। ठीक है, तो सारे ही बोलते थे। मेनली रैयत के नाम से जाना जाता था ड्यूरिंग द, ध्यान रखना है, स्पेशली रैयत के नाम से सिवा, यार क्या बोलता हूँ यार, अरे नहीं, शेर शाह सूरी के समय में। ठीक है, इनको क्या बोलते थे, रैयत बोलते थे। ठीक है, अब आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तमिल महाकाव्य लगभग 1400 साल वर्ष से सतनार द्वारा, शीतले सतनार, तो शीतले सतनार ने कौन सा ग्रंथ लिखा था,
और कोबलम और माधवी की कहानी का वर्णन करता है। कौन लिखा है? मनी शीतले मेखलाई सत्यनारायण ने क्या मनी लिखे थे? मेखलाई मनी मेखलाई। ठीक है, ध्यान रखें, मनी मेखलाई की बात करेंगे, शीतले सत्यनारायण के द्वारा लिखा है, जो कोबलम और माधवी की प्रेम कहानी है, ध्यान में रखना है। ठीक है, काफी अधिक महत्वपूर्ण किताब है ये। ठीक है, भूलेंगे नहीं। अब आते हैं सतपुला बांध 14वीं शताब्दी का एक वास्तुशिल्प चमत्कार है, जो सिंचाई के लिए पानी के एक विश्वसनीय स्रोत है और संभावित घुसपैठियों के खिलाफ रक्षा के रूप में भी काम करता था। किसके द्वारा बनाया गया था? सतपुला बांध। तो सतपुला बांध को बनाया था, ध्यान में रखेगा, तो किसने बनाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 14वीं शताब्दी से भी आप लोग इसको पकड़ सकते थे, लेकिन यहाँ पे ये सब तो 14वीं शताब्दी का ही शासक है। ठीक है, नहीं पता था। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सतपुला बांध का निर्माण करवाया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते 129 नंबर प्रश्न आइए। ठीक है, आदि पर्वन किसका प्रथम खंड है? तो आदि पर्वन की बात करेंगे तो ये किसका प्रथम खंड है? तो महाभारत का है। किसका है? महाभारत का। महाभारत की 18 अध्याय है ना, 18 अध्याय में से पहला जो है आदि पर्व भी है। ठीक है, ध्यान में रखना। अब आते हैं निम्नलिखित लड़ाइयों के बारे में कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो खानवा के युद्ध की बात करेंगे तो 1527 में हुआ था। ठीक है, हल्दी घाटी के युद्ध की बात करेंगे 1576 में हुआ था। टालीकट्टा का युद्ध की बात करें 1565 में हुआ था। घाघरा के युद्ध की बात करेंगे तो 1529 में हुआ था। ठीक है, मिला लीजिए तो सबसे पहले 1 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 3 नंबर और फिर 2 नंबर। 2 वाला सबसे लास्ट में होगा, सॉरी, हाँ, तो 2 वाला मतलब ऑप्शन नंबर क्या है? तो सी इज द राइट आंसर। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। एकात्मक रथों को पंच पांडव रथों के नाम से भी जाना जाता है, तो ध्यान में रखेंगे। पहला ऑप्शन की बात करेंगे तो सही, पहला ऑप्शन तो सही है। अर्जुन रथ में शिव, विष्णु, मिथुन और द्वारपाल की कलात्मक रूप से नक्शादित मूर्ति है, ये भी ठीक है। धर्मराजा 3 मंजिला विमान और एक वर्गाकार आधार के साथ, ये भी ठीक है। भीम रथ योजना में आयताकार है, इसमें हरिहर, ब्रह्मा, विष्णु, स्कंद, अर्धनारीश्वर, गंगाधर के रूप में शिव की मूर्तियां वर्णित है, तो ये भी सही है। अच्छा, तो बोला ये कहाँ पे किसके बारे में बातें हो रही है? ठीक है, तो ध्यान में रखना, ये जो है रथ मंदिर महाबलीपुरम के बारे में बात हो रही है। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो ये इसको मामल्लपुरम के मंदिर के तौर पे भी इनको जानते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना, काफी अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो किसके बारे में? तट मंदिर महाबलीपुरम के बारे में बात हुई, इसको मामलापुरम के तौर पे भी जानते हैं। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। राया गोपुरम, कल्याण मंडपम, अखंड स्तंभ और शिखर, उपरोक्त में से कौन सी विजयनगर वास्तुकला की विशेषता है? तो विजयनगर की वास्तुकला, राय गोपुरम तो था ही, वहां के राजा को ही राय रायन कहते थे। ठीक है, कल्याण मंडपम में भी था। ठीक है, अखंड स्तंभ भी था, शिखर नहीं होता था, शिखर जो था नहीं होता था, ध्यान रखिएगा। बाकी सारे ही ऑप्शन की बात करेंगे सही है किसी प्रकार का। गोपुरम क्या होता था? तो गोपुरम जो होता था शाही प्रवेश द्वार होता था, उसी के अंदर ही पूरा सही शहर मतलब क्या होता था? बसा होता था। अभी भी आप दक्षिण भारत का कोई फिल्म वगैरह देखिएगा ना, तो फिल्म का शुरुआत होगा ना, देखिएगा एक बड़ा सा गेट रहेगा। ठीक है, गेट पे कुछ कुछ लिखा हुआ रहता है। ठीक है, और वहीं से मतलब पूरा अंदर में मतलब दिखाएगा। तो गोपुरम जो था ना, मंदिर भी होता था और अंदर ही मतलब ना पूरा शहर बसा हुआ था। ठीक है, सारे शहर जो होते थे चारों तरफ से कवर होते थे, मंदिर के आसपास पूरी मतलब इनकी इकोनॉमिक मतलब राइज होती थी। ठीक है, अब आते 133 नंबर क्वेश्चन देखिए। चराई देव मैदान किस साम्राज्य से संबंधित है? चराई देव मैदान ओम। किस साम्राज्य से अहोम संबंधित है? साम्राज्य। अहोम। ठीक है, ध्यान रखें, अहोम। ठीक है, चराई देव की बात करेंगे तो अहोम साम्राज्य से संबंधित है। ठीक है, अहोम दिवगन परिवार के सदस्यों को चराई देव में रखना पसंद करते थे। ठीक है, वहां पे दफनाया वगैरह जाता था। ठीक है, तो अहोम राजघराना से ये संबंधित है, ध्यान में रखना। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा क्या बनाया गया था? उन्होंने दीवाने खैरात बना दिया था ना, फिरोज शाह तुगलक ने क्या बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने तो दीवाने खैरात बनाया था, हाँ भी तो। दीवाने बंदगान बनाया था, और दीवाने अर्ज नहीं बनाया था। ठीक है, बाकी सब बनाया था। ठीक है, तो दीवाने बंदगान, दीवाने खैरात, दीवाने इश्तियाक, ठीक है, सबके सब इसने बना दिए। दीवाने इश्तियाक कौन सा विभाग था? तो पेंशन विभाग था। ठीक है, दीवाने खैरात जहाँ पे मतलब विधवाओं को, महिलाओं को पैसे वगैरह मिलते थे जिनके ऊपर कोई नहीं था, और दीवाने बंदगान जो था इसने दासों के लिए बनाया था। ठीक है, और दीवाने अर्ज की बात करेंगे, इसकी स्थापना बलबन ने की थी, सैन्य विभाग था। ठीक है,
अब आते हैं आगे के प्रश्नों पे भी जरा विचार देखते हैं। ठीक है, उनका नाम फरीद खान था। अपनी योग्यता एवं कार्यकुशलता से भारत में अफगानों के सरदार के रूप में उभरे। व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने व्यापार शुल्क को सरल बनाया, केवल प्रवेश बिंदु और बिक्री बिंदु पर एकत्र किया। उसकी मुद्रा प्रणाली पूरे मुगल काल तक जारी रही। अंग्रेजों के अधीन सिक्के का आधार बन गए। उन्होंने पुरानी सड़कों की मरम्मत कराई, नई सड़कों पर एक मजबूत राजमार्ग व्यवस्था बनाए। तो शेरशाह शेरशाह सूरी। सूरी। ठीक है, निम्नलिखित यात्रियों पे विचार करना है, वो यात्री कौन थे? तो यहाँ पे ध्यान में रखना है निकोली मनुची, वर्नियर, ट्रैवनियर, ठीक है, मेंडलेस्लो और पीटर मुंडी। शाहजहां के शासनकाल के दौरान किस यात्री ने भारत का दौरा किया? तो भारत का दौरा करने वाले साहब जो थे, मनुची तो आए ही थे, ठीक है, उसके पीटर मुंडी भी आए थे, और बैलेंटोस, बर्नियर और ट्रेवनियर नहीं आया था। ठीक है, बाकी सब के सब जो था पहुंच गया था। ठीक है, तो बर्नियर और ट्रेवनियर के अलावा, सॉरी एक मिनट, मिस्टेक बता दिया क्या? ट्रेवनियर तो था उसमें, शाहजहां से कौन ये ट्रेवनियर, अच्छा सॉरी सॉरी, ट्रेवनियर तो इसके समय भी था ना, ये औरंगजेब के साथ मिल गया था तो शाहजहां के समय ही आया होगा। ठीक है, ऑल स्टूडेंट हो जाएगा, सब सही है। ठीक है, 136 का डी। ठीक है, ध्यान रखना सबके सब। मतलब निकोली मनुची भी आया था, वार्नियर भी आया था, ट्रेवनियर भी आया था, मैंडेलस्लो भी आया था, पीटर मुंडी भी आया था, सब आया था। ठीक है, ध्यान रखना सबके सब आया था। हालांकि ये जो था ना ट्रेवनियर, एक क्या था, एक किताब लिखा था मुगल एम्पायर करके, क्या था इसकी पुस्तक, ट्रेवनियर की पुस्तक के क्या नाम है, एक मुगल एम्पायर करके है, भूल रहा हूं मैं पुस्तक का नाम, ट्रेवनियर के द्वारा ही लिखा गया था। ठीक है, ट्रैवलिंग इन द मुगल एम्पायर, एम आई राइट? ट्रेवनियर ने लिखा है ट्रैवलिंग इन द मुगल एम्पायर करके। जी जी सर। ये पुस्तक को सर्च किया, ट्रैवलिंग इन द मुगल एम्पायर। हाँ ठीक है, तो सारे ही सारे की बात करेंगे, सही है। मनसबदारी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार किए। नागरिक और सैन्य प्रशासन का आधार था, बिल्कुल था मनसबदारी। ठीक है, ध्यान में रखना है। हाँ, यहाँ पे मैं बता देता हूँ दो चीजें। ठीक है, एक था मनुची था, बर्नियर जो था ना चिकित्सक था। बर्नियर की बात करेंगे तो बर्नियर जो था ना चिकित्सक था। क्या था ये? तो चिकित्सक था। ठीक है, और ये फ्रांस से आया था। ट्रेवनियर जो था ना, ये रत्न जौहरी था। क्या था ये? जौहरी था। ये भी आपको जो था फ्रांस से आया था। ठीक है, मैंडलेस्लो की बात करेंगे तो ये जर्मन था। ठीक है, पीटर मुंडी की बात करेंगे ना तो ये ब्रिटिश था। ठीक है, मनुची की बात करेंगे तो इटालियन था। ये सब लिख दिया हो, याद रखिएगा, मैं भी कहीं पूछ दे एग्जाम में। ठीक है, मनसबदारी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार के। नागरिक और सैन्य प्रशासन का आधार था, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कुलीन मनसबदार होते थे जिन्हें अपने पद के अनुसार भुगतान दिया जाता था, ये भी ठीक है। मनसबदार का पद वंशागुनत होता था। ठीक है, देखिए वंशागुनत तो शुरू में तो नहीं होता था, लेकिन बाद में बना दिया गया था। ठीक है, तो वंशागुनत नहीं होता था। ठीक है, जिसके पास टैलेंट होता था, जो काबिलियत होता था, उन्हीं को दिया जाता था। ठीक है, बिल्कुल, जैसे ही जिसको मिलता था उसकी अगर मृत्यु हो जाती तो जागीर किसी दूसरे को दे दिया जाता था। लेकिन बहुत कुछ कुछ आगे चल के वंशागुनत भी बन गया था। ठीक है, जागीरदारी प्रणाली मराठों द्वारा शुरू की गई थी। वेतन का भुगतान नगद या जागीर के असाइनमेंट के माध्यम से किया जाता था। तो बताना कौन सा स्टेटमेंट की बात करेंगे सही है। ठीक है, तो जागीरदारी तो भाई साहब मुगलों ने शुरू किया, इसने थोड़ी ना शुरू किया था। बाकी ये तो आर सही है। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो जागीरदारी की बात करेंगे तो ध्यान में रखना है। ठीक है, ये मनसबदारी प्रणाली का अभिन्न अंग था जो कि मुगलों के द्वारा शुरू किया गया, न कि मराठों के द्वारा। वेतन का भुगतान नगद या जागीर के असाइनमेंट के माध्यम से किया जाता। तो यह आपका सही है, पहला गलत है, मराठों ने शुरू नहीं किया था। प्राचीन इतिहास की अवधि के दौरान कानी, करणमयी और मिताची शब्दों का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया है? तो क्या बताएंगे किस संदर्भ में किया गया है? तो ये भूमि अधिकार के संदर्भ में किया गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मुगल वास्तुकला के बारे में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। जहांगीर के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला अपने चरम पे पहुंच गई, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है क्या? सर वास्तु गलत है सर, जहांगीर के शासनकाल मुगल वास्तु अपने चरम पे, गलत हो जाएगा। ठीक है, चित्रकला जो थी अपने चरम पे पहुंच गई थी, न कि वास्तुकला नहीं। ठीक है, अगर जहांगीर रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चित्रकला तब सही होगा। ठीक है, शाहजहां के शासनकाल में। औरंगजेब के शासनकाल लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया गया, तो ये ठीक है। प्रारंभिक मुगल शासकों द्वारा अपनी इमारतों के निर्माण के लिए लाल पत्थर का उपयोग किया जाता था, बिल्कुल ये भी आपका ठीक है। ठीक है, प्रारंभिक मुगल जो थे लाल पत्थर का उपयोग करते थे, लेकिन बाद में शाहजहां वगैरह ने संगमरमर का प्रयोग करना
शुरू कर दिया था। तो लाल पत्थर का उपयोग करके आप देखोगे तो दिल्ली वाला जो मुमताज क्या बना हुआ है यार, लाल ये किला। हुमायूं का लाल जो किला। टॉम्ब वगैरह जो लाल बलुआ पत्थर से ही बना है। नहीं, अकबर का देख फतेहपुर लीजिए, सीकरी भी अकबर थे। ने मतलब क्या, अकबर ने मतलब ये फतेहपुर फतेहपुर सीकरी सीकरी। पूरा लाल बलुआ पत्थर से थोप दिया था। हाँ बिल्कुल, तो ये दोनों सही है, ठीक है। हालांकि शाहजहां के शासनकाल में लाल बलुआ पत्थर के साथ साथ संगमरमर का भी प्रयोग होने लगा था। अब आते हैं, वह दिल्ली सल्तनत के पहले शासक थे जिन्होंने विचार रखा कि राज्य शासितों में उदार समर्थन पर आधारित होना चाहिए, और चूंकि भारत के अधिकांश लोग हिंदू हैं, इसीलिए भारत का राज्य वास्तव में इस्लामी नहीं हो सकता। किसने बोला था ये? तो जलाउद्दीन खिलजी ने। जलाउद्दीन खिलजी बेचारा बड़ा शरीफ आदमी था, बोलता था देखो को मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मुझे किसी का खून बहाने का कोई शौक नहीं था, लेकिन अपने दामाद और अपने भतीजा के चक्कर में फंसकर मारा जाता है, ठीक है। तो अच्छा आदमी था, शरीफ आदमी था, ठीक है। इसकी बेटी का नाम जानते हैं क्या था? नूरजहां नाम था, ठीक है। सॉरी, मेहरुनिसा, नूरजहां नहीं, मेहरुनिसा। मेहरुनिसा नाम था इसकी बेटी का, ठीक है। इतिहास में मेहरुनिसा आपको आगे भी दिखेगी। तो इसकी बेटी का मेहरुनिसा था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के कजन सिस्टर थी, जिसे उसने विवाह भी कर रखा था, ठीक है। तो ये कहता था देखो मुझे किसी भी, मैं बादशाह हूँ, बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे किसी का खून बहाने का कोई भी शौक नहीं है, ठीक है। मुगल प्रशासन में पटवारी किसको संदर्भित, अभी पटवारी का एग्जाम होता है ना, यूपीपीसीएस लेती है ना, कौन लेती है पटवारी का एग्जाम? हम्म तो ग्रामीण रिकॉर्ड जो रखने वाला जो होता है उसको पटवारी बोलते हैं। बीपीएससी में इस पद को क्या बोलते हैं? सीओ बोला जाता है ना, ठीक है। मिलता जुलता होता है ना सीओ से, तो ग्रामीण रिकॉर्ड रखने वाले अधिकारी को पटवारी बोलते हैं, ठीक है। सीनियर अधिकारी होता है, ध्यान में इसको रखिएगा, ठीक है। तो पटवारी जो था मुगल कालीन पद है। चरक संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चरक संहिता के बारे में बात हो रही है, बताना है आपको। तो सूत्र औषध विज्ञान भोजन कुछ बीमारियों और उनके उपचार से संबंधित है। बीमाना परीक्षण पोषण और पैथोलॉजी से संबंधित है। बात करेंगे शरीर रचना विज्ञान भूविज्ञान और दर्शन शास्त्र से संबंधित है। काल्पा फार्मेसी से संबंधित है, ठीक है। तो चरक संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना। सूत्र औषध विज्ञान भोजन और कुछ बीमारियों तथा उनके उपचार से संबंधित, ठीक है। विमाना परीक्षण की बात करेंगे, भोजन और पैथोलॉजी से संबंधित है, ठीक है। शरीर रचना विज्ञान भ्रूण विज्ञान और दर्शन शास्त्र संबंधित है, ठीक है। कल्पा फार्मेसी संबंधित है। तो सभी ही कथन इसमें सही लिए। चरक विज्ञान ध्यान में रखना है, जिसको चरक संहिता की रचना चरक ने की थी, ठीक है। इसमें कुछ सोल्यूशन भी दिया हुआ है, जरा आप लोग इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित परवर्ती मुगल शासकों में विचार कीजिए। सबसे पहले कौन आया, सबसे बाद में कौन आया, ठीक है। तो सबसे पहले आएंगे फर्रुखसियर, ठीक है। फर्रुखसियर की बात करेंगे तो सैयद बंधु अब्दुल्ला खान हुसैन अली खान के मदद से बनाया जाने वाला पहला शासक था, 1713 में बना था। इसका जो क्या हुआ था, इसका जो क्या बोलते हो, राज्याभिषेक राज्याभिषेक सर पटना में हुआ था। राज्याभिषेक जो है पटना में हुआ था, मुगल ब्रिटिश फैक्ट्री में हुआ था, ठीक है। पटना में हुआ था, ठीक है। उसके बाद आएंगे हमारे अहमद शाह, ध्यान में रखना। उसके बाद हमारे आएंगे आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय किस दौरान रहेंगे पता है? आलमगीर द्वितीय कब थे? तो ड्यूरिंग द बैटल ऑफ पलासी के समय में, ठीक है। तो पलासी के समय में मुगल शासक की बात करेंगे तो आलमगीर द्वितीय थे। और शाह आलम द्वितीय की बात करेंगे तो कब थे? तो ड्यूरिंग द बक्सर इसमें बक्सर के समय में। तो बक्सर के समय में शाह आलम द्वितीय, और प्लासी के समय आलमगीर द्वितीय। फर्रुखसियर जो था बहुत बड़ा गधा था, ये 1713 में, ठीक है। क्या बोलते हैं, ये अली ब्रदर्स जो थे, नहीं, हाँ, अली ब्रदर जो थे उसकी हेल्प से बना था। सैयद बंधु, सॉरी, सैयद बंधु, सॉरी, हाँ हाँ, सैयद बंधु, सॉरी, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली नाम था। और बाद में ना ये इतना डर गया ना उससे, तो उसको मरवाने का प्लान करने लगा, ठीक है। तो मरवाने का जब प्लान करने लगा तो ये मराठों से मिल गया था। ये क्या नाम है, सैयद ब्रदर जो था मराठों से मिल गया, बालाजी विश्वनाथ से मिल गया, और फर्रुखसियर का ही कहानी समाप्त करवा दिया, ठीक है। तो इसको निपटा दिया था। हालांकि बाद में जब ये जो शासक बना, मोहम्मद शाह जब शासक बना, मोहम्मद शाह रंगीला, तो उसको पता था से वो भी इसी के सहायता से बना, क्या नाम है इसका, सैयद ब्रदर से। उसको भी पता था ये तो हमको भी निपटा देगा। तो मोहम्मद शाह ने क्या किया, इससे मिल गया, किनकिलिज खान से मिलकर, जिसने आपको साउथ में वंश की नींव डाली थी 1724 में। 1724 है क्या? हाँ, उसी के आसपास होगा। तो उसने मतलब इससे मिलकर ना इसका कहानी समाप्त कर दिया, ठीक है। तो ये सैयद ब्रदर जो था उसको मरवाने का काम जो किया था किनकिलिज खान और मोहम्मद शाह ने मिलकर, ठीक है। अब फर्रुखसियर को किसने निपटा दिया था? तो सैयद ब्रदर से निपटा दिया था, मराठों के साथ मिलकर। तो मराठा को काफी फेवर किया था। मराठा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मराठा को सबसे पहले साहू को वैध शासक मान लिया था। बहुत सारे क्षेत्र में चौथ वगैरह वसूलने का अधिकार दिए थे, ठीक है।
ये सही से लगा। फर्रुखसियर पहले पे, अहमद शाह, उसके बाद आलमगीर आएगा। आलमगीर का शासनकाल 54 से लेकर 59 तक था। फिर मतलब शाह आलम द्वितीय आएगा, ठीक है। तो शाह आलम द्वितीय बेचारा काफी लंबा रहता है, लेकिन बड़ा दुख दुख में रहता है। इसके समय में बहुत सारी घटना होती है। बेचारा दिल्ली से भगा दिया जाता है, इलाहाबाद के संधि होती है, इलाहाबाद के किला में रहने के लिए बोला जाता है। फिर महाजी सिंधिया से मदद लेके फिर दिल्ली पे ये फिर से मतलब गद्दी पे बैठ पाता है। तो बड़ा दुख में इसका जीवन बीतता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 किधर है? 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब आते हैं निम्नलिखित कथनों विचार के टिकुली पेंटिंग, ठीक है। टिकुली पेंटिंग बिहार का है, बिल्कुल ठीक है। कांगड़ा चित्रकला गलत है। और थांगता की बात करेंगे, थांगता तो आई थिंक इधर है ना भाई, क्या बोलते हैं इसको? थांगका बौद्धिज्म से संबंधित है, तो इधर आपका हो जाएगा तिब्बत वाले इलाके में। और सिक्किम भी लिया है क्या? सही इसका 45 का ए, 1 और 3, ठीक है। बौद्धिज्म से संबंधित है, ठीक है। इसमें जादू टोना थोड़ा होता है, ठीक है। और कांगड़ा की बात करेंगे तो कांगड़ा, पंजाब ठीक है। कश्मीर से। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। नहीं, हिमाचल हिमाचल में प्रदेश में, पड़ता ठीक है। है। हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कांगड़ा सिक्किम में। तो ये थांगका करके ना मेरे को कंफ्यूज कर दिया। थांगका सिक्किम होगा, थांगका मेरे हिसाब से तिब्बत का क्षेत्र होगा। इसमें सही ले लिया। एक बार आप लोग चेक करो, थांगका और थांगका भी चेक करना, ठीक है। थांगका तो ठीक है, असम, ठीक है। थांगका मेरे हिसाब से ना ये आपका तिब्बत के क्षेत्र में है, ठीक है। भारत में कौन सा इलाका आ जाएगा? लद्दाख वाला, ठीक है। वहां का थांगका होना चाहिए। चेक करना, थांगका और थंगका मैं सही बता रहा हूँ कि दोनों अलग अलग है। एक थांगका है, एक थांगका है, ठीक है। इसमें 1 और 3 सही लिया है। सर थांगा मीमांस तिब्बत दर्शन ही के बारे होता में है। हाँ, तो वही तो मैं बता रहा तिब्बत है हूँ। सर। थांगे का तिब्बत होगा, थांका जो होगा ना उस, हाँ वही वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं मीमांस दर्शन के बारे में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। कीजिए विचार। वेद शाश्वत है और उसमें समस्त ज्ञान शामिल है। मतलब वेद को मतलब एकदम अचूक माना है, भाई साहब वेद है तो है। मीमांस में न्याय वैशेषिक प्रणाली शामिल है, ठीक है। यह वैध ज्ञान की अवधारणा पे जोर देता है, ठीक है। तो बिल्कुल सारे ही कथन की बात करेंगे तो ऑल स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो देखेंगे, मैंने बताया छद दर्शन। तो छद दर्शन की बात करेंगे जो कि वेद को शाश्वत मानते हैं। 3 दर्शन जो है ना सो वेद को नहीं मानता, जिसमें बौद्धिज्म है, जैनिज्म है, एक जो है वही चरवाक। कौन सा? चरवाक। चवाक दर्शन, ठीक है। वो वेद को नहीं मानता है, ठीक है। तो ये सब नास्तिक दर्शन है। अगर मैं नास्तिक बोलूं तो ऐसा नहीं सब भगवान को नहीं मानता। नास्तिक का मतलब जो वेद को नहीं मानता है, ठीक है। तो चवाक दर्शन, बौद्धिज्म, जैनिज्म वेद को नहीं मानते। बाकी छद दर्शन जो होता है ना जो वेद को शाश्वत मानते हैं, ठीक है। सिकंदर लोदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार की। उन्होंने लोदी वंश की स्थापना की। तो लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी, सिकंदर लोदी ने नहीं की थी। सॉरी, सही है ना? बहलोल लोदी, बिल्कुल। विद्वानों को सर संरक्षण बोलो। मिलने के कारण उसका दरबार विद्या का केंद्र बन गया था, बिल्कुल ठीक है। विद्या का केंद्र बन गया था। मस्जिद वगैरह का निर्माण, मोट मस्जिद का निर्माण इसने करवाया था सिकंदर लोदी ने, पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। वो ललित कला और संगीत के महान संरक्षक थे, ये भी ठीक है। आगरा शहर की स्थापना करवाया था 1504 में, ठीक है। 1504 में शहर का स्थापना किया। 1506 में उसको क्या बना दे? कैपिटल बना दे, जो कि मुगल के काल में भी आगरा बहुत समय तक कैपिटल बनी रही, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 की बात करेंगे, सही था। रामानुजाचार्य के बारे में निम्नलिखित कथन विचार की। वो श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक थे, तो ध्यान रखना है, गलत है। तो वैष्णव संप्रदाय के नहीं थे, ठीक है। इसके संस्थापक ये नहीं थे, ध्यान में इसको रख। किसके संस्थापक थे ये? सर श्री संप्रदाय संप्रदाय थे। हाँ, वैष्णव के नहीं थे, ठीक है। विशिष्ट हाँ बिल्कुल ठीक है। उन्होंने भक्ति और आध्यात्मिक मुक्ति पे, महत्व पे, ये विशिष्टा क्या नाम था यार, विशिष्टा द्वैत दर्शन के जाने जाते थे नहीं। उन्होंने भक्ति और आध्यात्मिक मुक्ति के महत्व पे जोर दिया, ठीक है। श्री भाष्यम और गीता भाष्यम उनके महत्वपूर्ण साहित्यकारों में से एक था। तो रामानुजाचार्य, ध्यान रखना है, श्री भाष्यम और गीता भाष्यम ये दोनों के दोनों सही है। मतलब ऑप्शन नंबर 2 और 3 की बात करेंगे, सही है। निम्नलिखित में से कौन सी वास्तुकला की तुगलक शैली की विशेषता है? तो तुगलक शैली में आप देखोगे ना, तब पत्थर का मलबा मुख्य निर्माण सामग्री और दीवारों पर अधिकतर प्लास्टर किया जाता था, ठीक है। दृश्य गर्दन के साथ नुकुले गुंबद और उद्भत पूर्ववर्ती शैली के दबे हुए गुंबद के विपरीत है। तो ये भी आपका सही लिया, दोनों सही होगा, ठीक है। 1 और 2 द राइट आंसर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, गुप्त युग में समाज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है। महिलाओं की समग्र स्थिति में गिरावट आई,
तो गुप्ता काल में महिलाओं की स्थिति में बहुत अधिक गिरावट आ गई, प्रदा प्रथा आ गया था, सती प्रथा आ गया था, बाल विवाह सब कुछ होता था, ठीक है। प्रोस्टिट्यूशन वगैरह खूब जो था बढ़ गया था, स्त्री धन की दायरा बढ़ गया था, मतलब दहेज वगैरह ये सब भी खूब ली जाती थी, ठीक है। तो यहाँ पे महिलाओं की स्थिति गुप्त काल में गिरी या पूर्वोत्तर गुप्त में तो और भी ज्यादा गिर गई, ठीक है। तो ध्यान में इसको रखना। तो इसी के साथ हमने 150 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो कल